Hello, hello, hello. Audio. Hello, hello. Am I audible to everyone? Hello, good evening, everyone. I think we can start now. It's 8 o'clock. One second, just allow me a minute. Just give me a minute. Sorry about that. Okay, let's begin. Chalo. Okay, I'll start with. I hope everyone understands English. I'll also mix Hindi along with it. Hindi is not my native language, so please bear with me. I'm Rahul J. Patil. I'm from Karnataka. I've secured rank 224 this year in UPSC CSC 2025. And this was my sixth and last attempt. And previously, I have served in Indian Railway Management Service for a year. And then I'm in Indian Forest Service with Admut Kader, currently under training. And yeah, so I can start with the UPSC journey. I began in 2019. That was my first attempt. First attempt, I couldn't clear my prelims, missed it by half a mark. And second attempt I gave in 2020, I cleared prelims. I gave mains, but missed the mains by mains cut off by 8 marks that year. उसके बाद 2021 में आई गेव माई थर्ड अटेम्प्ट एंड सेकेंड मेंस उसमें भी जोग्राफी में ऑप्शनल में कम आए मेरे तो उसकी वजह से मैं क्लियर नहीं कर पाया थर्ड अटेम्प्ट में फोर्थ अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं निकला मेरा वो भी 1 मार्क से रह गया था एंड फोर्थ अटेम्प्ट के बाद आई वाज थिंकिंग ऑफ लीविंग दिस जर्नी बिकॉज 4 अटेम्प्ट हो गए मैंने अपने आप को 2 ही अटेम्प्ट दिए थे बट कैसे कैसे करके 4 अटेम्प्ट हो गए थे तो आई वाज ऑलमोस्ट सर्टन दैट मुझे निकलना है यहाँ से और दूसरा कुछ करना चाहिए बट माई फैमिली इंसिस्टेड कि दैट आई हैव गिवन 2 मेंस एंड मिस्ड इट बाय वेरी barest ऑफ मार्जिन सो दे सेड कि कंटिन्यू करो एक और अटेम्प्ट देखे देखो और उसके बाद अगर कुछ होता है तो इट्स योर चॉइस अगर होता है तो कंटिन्यू या फिर नहीं होता है तो यू कैन लीव एंड डू समथिंग एल्स हमारा पूरा सपोर्ट आपको है ऐसे बोल के मुझे सपोर्ट किया और उसके बाद मेरा फोर्थ अटेम्प्ट और फिफ्थ अटेम्प्ट आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्योंकि वो 1 साल जो मुझे गैप मिला उसमें मैंने आंसर राइटिंग और मेंस पे बहुत वर्क किया विच इज़ द रिजल्ट दैट उसके बाद मैंने फिफ्थ अटेम्प्ट में 2 सर्विसेज निकाली और सिक्स अटेम्प्ट में 224 आया और इस टाइम मेरा फॉरेस्ट में फिर से इंटरव्यू भी है एक्चुअली विच आई एम नॉट अटेंडिंग तो आई फर्स्ट गिव अ रिएक्शन कैसा रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ
ऑफ ऑल थ्री टाइम्स दैट आई हैव क्लियर्ड। फर्स्ट टाइम जब रिजल्ट आया, मैं लाइब्रेरी में था, शाम का टाइम था, और पूरा दिन वेट कर करके मैं थक के लाइब्रेरी चला गया पढ़ने के लिए, और उसी टाइम रिजल्ट आ गया एंड फ्रेंड्स के कॉल आने लगे, योर नेम इज़ इन द लिस्ट। तो जैसे ही बाहर आया, नाम चेक किया, नाम था उसमें, और वो फर्स्ट टाइम सीइंग द नेम इन यूपीएससी होली पीडीएफ दैट दे से, बहुत अच्छा फील हुआ। सेकेंड टाइम जब फॉरेस्ट, मतलब उसी ईयर, सेम ईयर में फॉरेस्ट का जब रिजल्ट आया, तब मैं एक्चुअली दोस्तों के साथ चाय पी रहा था। उस टाइम पता नहीं था कि उस दिन रिजल्ट आ रहा है, तो कुछ ऐसे टेंशन वगैरह में नहीं था, ऐसे आराम से मस्त बैठा था, और रिजल्ट आ गया एंड चाय पीते पीते दोस्तों ने बोला कि तेरा फॉरेस्ट भी निकल गया इस साल। तो दैट वाज, एक साल में 2 सर्विसेज निकलना वाज अ वेरी वेरी प्राउड फीलिंग दैट। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे अटेम्प्ट देना था, सिक्स्थ अटेम्प्ट दैट ईयर इटसेल्फ, लाइक 2024 वाला अटेम्प्ट देना था, बट दोस्तों ने या फिर मैंने खुद डिसाइड किया कि एक थोड़ा गैप लेते हैं, बिकॉज सीएससी में थोड़े ज्योग्राफी में कम होने के कारण मैंने सोचा कि एक गैप लेके देखते हैं। आई वांट टू इम्प्रूव एंड ऑल्सो आई वांटेड टू अटेंड लवासना दैट ईयर। एंड वो गैप मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुआ, क्योंकि उससे ना बहुत चेंजेस आए, बिकॉज एक ही साइकिल में रह के मुझे वो दूसरी दुनिया, बाहर की दुनिया नहीं दिख रही, बाहर से दुनिया कैसी है या फिर बाहर से यूपीएससी कैसे देखा जाता है वो नहीं पता था। तो मेरे लिए वो गैप एक्चुअली 24 वाला अच्छा रहा। लवासना में गया, लवासना में मैंने बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया, टॉपर्स, रैंक 1 से लेके सारे टॉपर्स से इंटरेक्ट किया। ज्योग्राफी ऑप्शनल में जिनके हाईएस्ट मार्क्स थे, जो दीप्ति रोहिला रैंक, आई थिंक रैंक 39 थी, उनके 323 मार्क्स थे, उनसे इंटरेक्ट किया। और मेरे फ्रेंड विजय राघव गोयल, जिनके 312 मार्क्स थे, उनसे इंटरेक्ट किया, तो पता चला कि क्या चाहिए एग्जैक्टली ज्योग्राफी में जो मार्क्स लाते। तो दैट हेल्प, आई केम बैक, आई बिगैन अगेन फॉर द सिक्स्थ अटेम्प्ट, सिक्स्थ एंड लास्ट अटेम्प्ट, and it was eventually fruitful that I got AIR 224. So that has been the journey. So I hope that was partly inspiring to you all. Next, I'll start with prelims. Prelims again is a very dicey stage in UPSC, because 99% रिजेक्शन वहीं पे होते हैं, सिर्फ 1% लोग आगे जाते हैं। तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम देना ज़रूरी है। बहुत लोग प्रीलिम्स को कम इम्पोर्टेंट समझते हैं, मीन्स ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते फाइनल लिस्ट में। तो मुझे लगता है कि मैंने हर साल एवरी प्रीलिम्स आई हैव गिवन एटलीस्ट 3 months फॉर प्रीलिम्स, फुल फ्लेज 3 months, विदाउट एनी मेन स्टडीज, विदाउट एनी एनीथिंग। सो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स इतना बड़ा रोल प्ले करता है, प्रीलिम्स में क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा आफ्टर रिराइटिंग 2 मेंस आल्सो, आई जस्ट टोल्ड कि मेरा फोर्थ अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला। वो इसलिए भी नहीं निकला क्योंकि मैंने अपने आंसर्स में डाउट किए थे, या फिर शायद मैं थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो गया था कि 2 बार निकल गया तो इस बार भी निकल जाएगा, ऐसा। और मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए। और जितने भी मेंस लिखो, ऐसे भी लोग हैं जो 5 मेंस के बाद सिक्स्थ अटेम्प्ट में उनका प्रीलिम्स नहीं निकला है। ऐसे भी लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं लबासना से, उन्होंने फिर से एग्जाम दिया मेरे साथ, और उनका प्रीलिम्स नहीं निकला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो प्रीलिम्स को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। आई ऑल्सो शेयर स्ट्रेटेजीज ऑफ बोथ जीएस एंड सीसैट। जीएस में क्या है, जीएस इज ऑल अबाउट, मुझे मेरा परसेप्शन ऐसा है कि जीएस को सिर्फ 4 सब्जेक्ट में मैं मतलब बांटता हूँ, क्योंकि उसी में 70% कवरेज हो जाता है। वन इज ज्योग्राफी, सेकेंड इज इकोनॉमी, थर्ड पॉलिटी, और फोर्थ एनवायरमेंट। अगर ये 4 आपके स्ट्रांग बन गए किसी भी तरह, तो आप श्योर शॉट क्लियर कर ही दोगे। चाहे आपका हिस्ट्री वीक हो, आर्ट एंड कल्चर वीक हो, या फिर आपका थोड़ा करंट अफेयर्स थोड़ा वीक हो, जरूरी नहीं कि मतलब इसमें भी एक्यूरेसी आपकी हाई होनी चाहिए। अगर ये 4 ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको चार ही को आपको कवर करना है, यू हैव टू डू एवरीथिंग, नो डाउट। बट इसको अगर 4 को आप स्ट्रांग करोगे ना, तो आपका क्लियर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप पीवाईक्यू खोल के देखिए, इन 4 सब्जेक्ट से 60 to 80 क्वेश्चन आ ही जाते हैं आउट ऑफ 100, है ना। एंड तो इनको पहले स्ट्रॉन्ग करिए। और बाकी आपको अगर कोई वीक लग रहा है, तो मैं जैसे मेरा आर्ट एंड कल्चर मुझे वीक लगता है कि मुझे मैं फैक्ट्स याद नहीं कर पाता, या फिर मैं थोड़ा हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री भी थोड़ा वीक है मेरा, वैसा मॉडर्न हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। तो मैं इंश्योर करता था कि वो लास्ट को पढूं,
क्योंकि सिंस दैट इज मेमोरी बेस्ड, आई इंश्योर दैट कि लास्ट 2-3 दिन में पढ़ूं प्रीलिम्स के, ताकि वो फ्रेश मेमोरी में रहे और क्वेश्चंस कोई भी आ जाए तो पिछले 2-3 दिन में पढ़ा हुआ याद आता ही है, एटलीस्ट एलिमिनेशन करने लायक याद आता है। तो आपको भी ऐसे कर सकते हो, आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। 3 महीने, अभी 2 महीने हैं आपके पास, 2 महीने को ऐसे डिवाइड करिए कि आपका जो लॉजिकल सब्जेक्ट्स है उसको पहले खत्म करें। जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी लॉजिकल है, इसमें आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ता, आपको बस थोड़ा लॉजिक लगा के सॉल्व करना पड़ता है। तो और जो रट्टा लगाने वाले हैं जैसे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये जो है इवन करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत उसमें डाल सकते हो आप। ये जो है उसको आप थोड़ा लास्ट में करेंगे तो सही रहेगा। तो इससे क्या होता है, आप रिसेंट मेमोरी, रिसेंसी बायस और रिसेंट मेमोरी जो होता है वो फ्रेश रहता है आपके। एटलीस्ट एक वीक तक आपके, अगर सिर्फ पढ़ा भी है, बिना याद रखे पढ़ा भी है, तो आपको याद आ जाएगा एग्जाम हॉल में। तो ऐसे मैं स्ट्रेटेजी करता हूँ। तो ये 4 सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद दैट कवरेज ऑफ लिटिल बिट ऑफ एवरेज, आई वुड से, इतना भी नहीं, आपको परफेक्शन पे नहीं जाना है, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न परफेक्शन पे नहीं जाना है आपको, बस एटलीस्ट आपको उनमें से 50% क्वेश्चन सही हो जाए, इतना आपको इंश्योर करना है। बाकी आपको अच्छे से करना ही है 4 सब्जेक्ट्स। तो मेरा इस साल प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं आया है, क्योंकि फॉरेस्ट का मैंने दिया था फिर से। तो प्रीलिम्स के मैंने जब चेक किए थे, मेरे 125 to 135 के बीच आ रहे थे मार्क्स। और मुझे लगता है कि मेरे ये 4 स्ट्रांग होने के कारण ही उतने मार्क्स आए होंगे। तो उनमें और मैंने जब एनालाइज किया पेपर, तो मुझे लगता है कि मैं ये चारों में से बहुत कम एरर्स हैं, मेरे एक्यूरेसी बहुत हाई है। और करंट अफेयर्स मैंने अच्छे से कर लिया था इस बार, 2 बार रिवीजन हो गया था, तो मुझे करंट अफेयर्स भी बहुत कुछ याद आ रहा था, तो वो भी अच्छा गया मेरा। तो इस बार मेरा अराउंड 78 कुछ क्वेश्चंस करेक्ट थे, इसके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम एबल टू रिकॉल राइट, बट मेरे स्कोर 125 to 135 के बीच था। एंड ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ। 125 पहले अटेम्प्ट में मेरा 90s में ही था, सेकंड थर्ड में भी 90s, हंड्रेड्स, 1900s में था, और जिसमें प्रीलिम्स निकल तो जा रहा था, 100 के ऊपर जा रहा, तो प्रीलिम्स निकल रहा है। बट फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा बहुत कम आया, अराउंड 80s में आया, विच आई कुडंट क्लियर 80s, ऐसे ही कुछ था। उसके बाद मैंने फिर से स्ट्रॉन्ग बना दिया, और 23 वाले अटेम्प्ट में, जिसमें मेरा दोनों सर्विस निकल गया, उस टाइम पे मेरा स्कोर था 112 कुछ, तो which is very good for that year. 23 was the toughest year for both GS and CSAT, ऐसे बोलते हैं। तो उस साल 112 आया, तो which was a very good score, and this year बहुत लोगों का अच्छा स्कोर आया है, और मेरा 125 to 135 है। तो ये स्ट्रेटेजी आप फाइनलाइज कर दो कि 4 सब्जेक्ट को आपको परफेक्शन की तरफ जाना है। बाकी 3-4 सब्जेक्ट जो है, IR हो गया, बाकी गवर्नेंस हो गया, सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस जो भी है, हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, अगर इनको आप थोड़ा बहुत कर ले तो आपका टाइम भी बचा रहेगा, और आपको ये बोलते परेटो प्रिंसिपल है, 80% 20% एफर्ट्स के साथ 80% का आउटकम ले सकते हैं, है ना। तो ये सब्जेक्ट्स भले ही छोटे हैं, तो बट इनका कवरेज बहुत ज्यादा है, और जो बड़े सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री की तरह, उनमें टाइम बहुत कंज्यूम करता है, बट उनके रिटर्न्स बहुत कम है। तो आप ऐसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि आंसर राइटिंग सॉरी, पीवाईक्यूज और इसको एनालाइज कैसे करना है। देखो, प्रीलिम्स पीवाईक्यू का ही खेल है। मुझे लगता है पीवाईक्यू से आप सिर्फ क्वेश्चंस को नहीं देख रहे, पीवाईक्यू में आप लैंग्वेज भी देख रहे हैं। जैसे कि पीवाईक्यू में यूपीएससी का एक लैंग्वेज है जो आपको अंडरस्टैंड करना है, कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे आंसर बनता है यूजुअली। तो वो लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको पीवाईक्यू को रटना पड़ेगा। रटना मतलब बेसिकली आपको इतनी बार पढ़ना पड़ेगा कि आपके जहन में वो चला गया है ना। तो आपको क्वेश्चन देख के पता चल सकता है कि ये आंसर क्या हो सकता है। यूपीएससी का माइंडसेट में आप घुस गए हो इतना कि ये क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाता है। तो एक है हो गया पीवाईक्यू, आपको अच्छे से करना है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं देखना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्यों आंसर वैसे आया, और क्यों बाकी 3 आंसर क्यों नहीं आएंगे, है ना। तो आप इसको एनालाइज करेंगे अच्छे से। सेकेंड विल बी मॉक्स। मेरे हिसाब से मॉक्स जितने दोगे उतना आपको फायदा है। मेरा जो एलिमिनेशन स्किल्स है वो मॉक से ही इंक्रीज हुआ है, जो मैं हर साल 80 के अराउंड मॉक्स देता हूँ। एवरी ईयर आई गिव अराउंड 80 मॉक्स, बी इट हाफ और फुल लेंथ जो भी है। 50 फोरम का मैं SFG सीरीज अच्छे से कवर कर लेता हूँ, जिसमें मेरा सिलेबस भी कवर हो रहा है और मेरा मॉक्स भी बन रहा है। उसके अलावा मैं ओपन मॉक्स देता था, उसके अलावा मैं विजन के टेस्ट सीरीज, नेक्स्ट आईएएस के टेस्ट सीरीज वगैरह मार्केट से उठा के देता था। You don't need to spend a single penny on prelims test series. Everything is available in the market. Get those, solve on your own. और secondly,
आपको एनालाइज करना है। ऐसे नहीं कि आप टेस्ट दे दिया और मार्क्स चेक कर लिया कितना आ रहा है, वो नहीं, या फिर आपने सिनॉप्सिस पढ़ लिया, वो नहीं, उससे उस पे एंड नहीं करना है आपको। आपको ना, मैं कैसे करता था, आई टेल यू। एक, अगर 100 क्वेश्चन में मैं टिक और ये कर, मतलब अलग अलग साइन से ये करता था कि मेरे को ये 100% पता है, तो मैं उसको या फिर टिक कर देता था, या फिर मेरे को ऐसा लगता था कि एक दो तो एलिमिनेट मैंने कर लिए थे, बाकी दो में मुझे डाउट आ रहा था, तो मैंने उसमें से एक कर दिया था। इसमें मैं अलग, इसको पैरेंथेसिस में डाल दूंगा। सॉल्व करते वक्त है, मतलब जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तभी है ये, बाकी एनालिसिस की नहीं है। और तीसरा ये है कि मैं अगर एक भी एलिमिनेट कर पा रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको अटेम्प्ट कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं एक डॉट डाल देता था आगे। तो इससे इससे क्या होता था, एनालिसिस के टाइम पे मैं काउंट करता था कि कितने मुझे 100% श्योर थे और उसमें से कितने करेक्ट हुए। मेजरली वो 90% उसमें करेक्ट होते, क्योंकि मैं 100% श्योर था ये करेक्ट है। एक दो गलत हो जाते हैं उसमें भी, बट 90% जो 100 मैं श्योरिटी के साथ किया हूँ वो 90% करेक्ट हो जाता है। जो मैं दो ऑप्शंस में आके फिसल रहा था, उसको मैं इंश्योर करूंगी कि एटलीस्ट 50 to 60% करेक्ट हो जाए, 50 to 70% पकड़ लो। और जो लास्ट को एक ऑप्शन आप एलिमिनेट करने के बाद आप अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब आप तीन ऑप्शन में थोड़े कंफ्यूज थे, उसमें आपको एक लग रहा था कि सबसे ज्यादा सही हो सकता है, बाकी दो कम सही लग रहे थे, उसमें आपको 30 to 40% का एक्यूरेसी लाना है। तो अगर ऐसा है तो आपके ये 90%, लेट्स से 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे 100% पता थे, तो 90% कितना हुआ, 45 क्वेश्चन मेरे यही सही हुए। बाकी 50 to 70%, एक अराउंड 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं दो में कंफ्यूज होता हूँ नॉर्मली। तो मेरा उसमें अगर 60% अगर एक्यूरेसी है, तो 60% 18 क्वेश्चन, तो 45 प्लस 18 क्वेश्चन सही यही हो गए, चाहे गलत मेरे हो रहे हैं यहाँ पे अभी भी। और लास्ट में जो एक एलिमिनेशन के साथ जो होता था, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो फर्स्ट विथ 100% श्योरिटी, 90% एक्यूरेसी। 50-50 में जो गलत हो रहे थे उसमें मेरी 50 to 70% एक्यूरेसी होगी। और जो तीन ऑप्शंस में मैं चूज कर रहा था, तीन ऑप्शन सही लग रहे थे उसमें चूज कर रहा था, मेरे 30% एक्यूरेसी। तो उसके अराउंड 15 क्वेश्चन होंगे आई थिंक। तो 15 का 30% कितना होता है, अराउंड 4.5। तो मैं 5 क्वेश्चन डाल देता हूँ उसको, तो मेरे यहीं पे 68 क्वेश्चन सही हो गए। मैंने 95 अटेम्प्ट करे, उसमें से 50 100% के साथ करे, 30 50-50 में करे, और 10 से 15 जो है मैंने तीन वाले वर्क करे, और लास्ट 5 को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे उनमें एक भी आंसर नहीं लग रहा था कि ये हो सकता है। तो 95 अटेम्प्ट में मेरे 68 करेक्ट हो गए, इसी में मेरे 120 प्लस आराम से जा रहा है, यू सी दैट। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके 100% एक्यूरेसी वाले, मतलब आपको श्योरिटी के साथ जो पता है वो 50% तक एटलीस्ट पहुंच जाए, मतलब 50 क्वेश्चन तक पहुंच जाए कि आपको सही से पता है ही है। और बाकी 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 50-50 में जाएंगे। तो ये आपका टारगेट है। ये मॉक्स के साथ आप पहले अटेम्प्ट में आपको इतना नहीं होगा कि 50% आप श्योरिटी के साथ जानेंगे। नेक्स्ट है वो 30 क्वेश्चन वाले भी आपको पहले अटेम्प्ट में नहीं होंगे। ये कब आएगा, जब आप 40-50 मॉक्स सॉल्व करेंगे तब ये लेवल आप पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको जितने मॉक्स देंगे उतना लेवल ऑफ एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा और उतना एलिमिनेशन स्किल्स बढ़ता जाएगा, है ना। So you can increase your elimination skills by ensuring that you're solving as many mocks as possible. Not at the cost of studies, but आप दिन को 1-2 घंटा या फिर अल्टरनेट डे पे आप 1-2 घंटा दे ही सकते हो। तो मैं 50 क्वेश्चन का करता था, तो मेरा 40 मिनट्स या 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन हो जाते थे। और उसके बाद मैं एनालिसिस में 1 घंटा डाल देता था, क्योंकि एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस में एक तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जितना मैंने सॉल्व किया वो रिवीजन भी हो रहा है उसमें, और दूसरा मैं एक्यूरेसी लेवल बढ़ा रहा हूँ अपनी, और मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि 50 आउट ऑफ 50 कितने मेरे एक्यूरेसी के साथ बने, है ना। तो आप ये स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स के लिए कर सकते हो टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी एंड इंक्रीज योर मार्क्स। तो आप जो 80s और 90s में फंसे हुए हैं बहुत टाइम से, मतलब 1-2 साल से 80s 90s में फंसे हुए हैं, तो बेसिकली आप बॉर्डर पे ही है। कभी कभी इस साल, कभी एक साल आप आर हो जाओगे, एक साल आप पार हो जाओगे, ऐसे हो सकता। तो वो नहीं करना है आपको, 110 एवरेज रखना ही है प्रीलिम्स में, है ना। तो मॉक्स में आपके 110 आ रहे हैं तो आप श्योर शॉट प्रीलिम्स जा सकते हो विदाउट एनी वरीज कि आपका दिन खराब भी हो जाए तो आपको 95 प्लस तो आ ही जाएगा, और दिन अच्छा हो जाए तो 120 की प्लस हो ही जाएगा, है ना। तो आप एक्यूरेसी लेवल इतना बनाओ कि आपको ऑन एन एवरेज 100 to 110 हर मॉक्स में आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स जीएस। आप मैं आ रहा हूँ अब सीसैट पे।
देखो सीसैट मुश्किल होता जा रहा है हर साल। 23 में टफ था, 25 में टफ था, जो मैंने दोनों अटेम्प्ट दिए थे। 23 में मुझे खुद टफ लगा क्योंकि मेरा सीसैट स्ट्रांग है, मैं एवरी टाइम 100 प्लस लाता था। मेरे एक बार 140 के ऊपर भी आए हैं 22 में आई थिंक, जिस साल मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, तो उसमें जीएस में कम आए थे। तो 23 में मेरे 72 कुछ आए थे, विच इज बेरेस्ट। मुझे लगता है कि 66, अगर 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते तो मैं बाहर था। दैट वाज द टफेस्ट सीसैट एवर। और मुझे लगता है कि मैंने उसमें थोड़ा लाइटली ले लिया था। तो मैं हर साल सीसैट के लिए नहीं पढ़ता था। मुझे लगता था कि मेरा सीसैट स्ट्रांग है तो क्यों ही पढ़ना है। बेसिकली मैंने 6 के 6 अटेम्प्ट में सीसैट सॉल्व किया है, बट दैट ईयर वाज अ लेसन फॉर मी कि सीसैट को भी लाइटली लेना नहीं है ना। तो 72 इधर उधर हो जाते तो मैं बाहर था। उस साल मेरे 2 सर्विस हो गए। तो यू कैन इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ दोस 2-3 क्वेश्चंस व्हिच मेड मी क्लियर द सीसैट। तो आपको सीसैट कैसे इंक्रीज करना है? देखो, आपको 50 तक सॉल्व करनी ही है। 50 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही करने हैं। मतलब आप 45 टू 50 भी कर रहे हो तो ठीक है, बट आप 50 इंश्योर करें कि आप 50 के प्लस में जा रहे हैं, ताकि आपका एक्यूरेसी लेवल थोड़ा कम भी हो जाए तो यू आर ऑन सेफ साइड। 40 में रहोगे तो आपको एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। 40 सॉल्व कर रहे हो और आ रहे हो तो आपका एक्यूरेसी लेवल 95% तक होना चाहिए, ताकि आप एक दो गलत भी हो जाए तो चल जाएगा, है ना। तो अगर 50-55 कर रहे हो तो इसमें आपके पास स्कोप है कि थोड़े बहुत गलत भी हो जाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन में क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी। कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन जो होता है, उसमें आपको लगता है कि दोनों भी सही है, लेकिन यूपीएससी का आंसर कुछ और ही होता है। इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं ये आंसर है, लेकिन यूपीएससी बोलता है वो नहीं है, ये है। तो आप उसके हिसाब से मत जाइए। आप उसको पकड़ के चलिए कि एक गलती होने वाली है, 10-15 तो आपको ऐसे गलत होने वाले, तो आप इंश्योर करें कि 50 प्लस आप सॉल्व करेंगे ही करेंगे। सो उसके लिए क्या करना है आपको, अभी टाइम मैनेजमेंट में समझाता हूँ कैसे करना है। सीसैट में ना एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट दिया गया है। तो लाइक 80 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स दिया गया है, तो एक क्वेश्चन का 1.5 मिनट हो गया। तो आप अगर टाइमर लगा के मॉक्स सॉल्व करें, मॉक्स या फिर आप जो भी है पीवाईक्यूज बैठ के कर रहे हो, तो टाइमर लगा के करो मोबाइल पे कि 1.5 मिनट में क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, क्योंकि एक मेंटल मैप बन जाता है। जब आप एग्जाम में, आपके पास भले ही टाइमर नहीं है वहां पे, लेकिन एक मेंटल क्लॉक बन जाता है कि 1.5 मिनट कब खत्म हो रहा है आपका। क्योंकि अगर आप 1.5 मिनट से ज्यादा जा रहे हैं तो शायद आप एट अ लॉस, है ना। तो मैं ऐसे सोचता था कि अगर मैं एट मैक्स 2 मिनट देता था, 2 या ढाई मिनट दे देता था। अगर मैं उसके बाद भी अगर मेरा आंसर नहीं आ रहा है तो मैं उसको छोड़ देता था, क्योंकि भले ही मेरा आंसर आ जाए उसके बाद, बट मेरा टाइम जा रहा है वहां पे, है ना। तो उसको आपको छोड़ना ही है, आपको ईगो को छोड़ना ही पड़ेगा। पहले मैं नहीं छोड़ता था कि यार मेरे को पता है ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं इसको करूंगा ही करूंगा, चाहे 5 मिनट लग जाए मैं करूंगा। तो मेरा 5 मिनट उसमें वेस्ट हो, लेकिन आई लॉस्ट समवेयर एल्स, क्योंकि मेरा दो इजी जो क्वेश्चंस बनने वाले थे आगे जाके वो नहीं बन पाए, है ना। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका 1.5 मिनट्स जो है, ये टाइमर आपके दिमाग में बैठ गया है। 1.5 मिनट कब खत्म हो रहा है आपको पता चलना चाहिए कि, है ना। तो इस टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें तो आपके 2 मिनट भी बन रहे तो ठीक है। मतलब 2 मिनट के हिसाब से आपके कितने बनेंगे, 2 मिनट के हिसाब से 60 क्वेश्चन बन जाएंगे। 2 मिनट भी अगर एक क्वेश्चन को दे रहे हो तो तब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि 1.5 मिनट वाले के साथ ही आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि 1.5 मिनट कितना होता है, 90 सेकेंड्स कितना होता है ना। एग्जाम हॉल में पता नहीं चल जाता कि इतना होता है। ओके, प्रीलिम्स, आई थिंक आई हैव गिवन एवरीथिंग। ऑल्सो वन थिंग टू सजेस्ट, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं कंटेंट और मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्ट्रेटजीज और ज्योग्राफी मेरे जो पेपर्स थे, जितने भी मैंने 4-5 साल में जितने भी मैंने मॉक्स दिए, मैं सब डाल दूंगा। ऊपर से मेरे नोट्स डाल दूंगा और जीएस की स्ट्रेटजीज डाल दूंगा, और मार्कशीट्स जो भी है मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, तो उसको फॉलो करें। मैं आपको बताता हूँ क्या नाम है। राहुल पाटिल AIR 224 आप डाल दोगे तो आ जाएगा। राहुल पाटिल AIR 224 इतना डाल देंगे तो आप आ जाएगा। उसको आप, उसमें आप फॉलो करेंगे तो मैं बुक्स क्या क्या पढ़नी है वो भी बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे मुझे चैट में दिख रहे हैं कि बुक्स का पूछ रहे हैं, विच आई एम नॉट वेंचरिंग इनटू, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है अभी ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बेसिक बुक्स पता है, लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ना है वो सब। मैं यहाँ पे उन बुक्स के बारे में नहीं बताऊंगा, वो आप टेलीग्राम चैनल पे चेक करिए, है ना। तो आई जंप टू मेंस नाउ। मेंस आई बिलीव इज द मोस्ट, नॉट द मोस्ट बट बिकॉज डाइसी प्रीलिम्स है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, क्योंकि इसमें 80 to 85% आपके फाइनल सिलेक्शन के मार्क्स इसी में है। तो इसको स्ट्रॉन्ग करना आपका नॉन नेगोशिएबल है। इट्स
इट्स सिने क्वा नॉन बोलते हैं, नॉन नेगोशिएबल है, आपको करना ही पड़ेगा। और ईच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग 4 जीएस, 1 एसए एंड 2 ऑप्शनल्स आपको स्ट्रॉन्ग करने ही करने हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा जीएस 1 स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं जीएस 2 पे फोकस करता हूँ। नहीं, कभी कभार जीएस 1 भी इतने कम आ जाते हैं कि आपको लिस्ट के बाहर आना पड़ सकता है ना। तो पहला मैं बताता हूँ क्या करना है। आंसर राइटिंग को ना मैं 4 स्टेजेस में बांटता हूँ। पहला स्टेज होगा आपको आंसर राइटिंग क्या है ये जानना है, तो आप एक काम कीजिए, आप 10-15 टॉपर्स के कॉपीज मिलेंगे आपको। सिर्फ इसी साल के नहीं, किसी भी साल के उठा लो। मैंने श्रुति शर्मा के अच्छे से कॉपीज किए थे, और 2-3 लोग जो थे टॉपर्स, उनके मैंने रिलीजियसली फॉलो किए थे। तो आप 10-15 टॉपर्स के आंसर शीट्स डाउनलोड कर लो ना, आपको मिल जाएंगे विजन वेबसाइट पे या फोरम वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप अभी इस पे 2-3 दिन बैठ के ना स्टडी करेंगे कि आंसर राइटिंग होती क्या है, डिमांड क्या होती है, डिमांड को एड्रेस कैसे करना होता है ना। और हर एक टॉपर के पास कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, वो जो आपको पिक करना है। जैसे श्रुति शर्मा का जो है, मुझे एग्जाम्पल्स बहुत पसंद थे, हर एक पॉइंट के बाद उनका एक एग्जाम्पल होता था, और उनकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी थी। तो मुझे उनसे ये चीज सीखी। किसी और से मुझे डायग्राम्स अच्छे लग रहे थे, तो उनसे मैंने डायग्राम्स उठा लिए। किसी और से मुझे प्रेजेंटेशन वे, जैसे वो बॉक्सेस बना रहे हैं, जैसे वो कुछ कर रहे हैं, तो वो वाला एस्पेक्ट अच्छा लगता था। तो आई थिंक टॉपर से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस साल के टॉपर्स के भी आप उठा सकते हैं और देख सकते हैं, किसी का भी अच्छा जो लगे आपको उनसे उठाओ। और ये 2-3 दिन का प्रोसेस है, उसको आप में रिसर्च करना है बेसिकली कि क्या बेस्ट रहा और कैसे इंप्रूव कर सकते। इसमें आप पॉइंटर्स बनाओ कि 1 पॉइंट राइट मैक्सिमम 140 वर्ड्स फॉर 10 मार्कर्स। ये मेरा फर्स्ट पॉइंटर हो गया, क्योंकि 141 के बाद जा रहे हो तो आपका टाइम कंज्यूम भी हो रहा है, और उसमें आप ज्यादा कंटेंट डाल भी नहीं पा रहे हो 140 के बाद। सेकेंड, मिनिमल वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन, मतलब की वर्ड्स यूज करने हैं। जैसे आप एक किसी चीज को आप 2 लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो टॉपर वो 1 लाइन में एक्सप्लेन कर देगा विथ सिंपल वर्ड्स, है ना। तो जैसे हो गया ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म बोल रहे हो, ये 2 वर्ड्स में पूरा खत्म हो गया मेरा। ठीक है, उसमें मैं बता दिया कि मुझे क्या बोलना है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म। तो आप अगर उसको आप रेड टेपिज्म को अलग वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, तो शायद आपके 2 लाइंस वेस्ट हो जाए वहां पे, है ना। तो उसके बाद मैं ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म के बाद एग्जाम्पल डाल दूंगा, सो एंड सो। समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, पढ़ने वाले को समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ। जीएस में एक रूल याद रखिए, आपको डेप्थ नहीं जाना, आपको विड्थ कवर करना है। तो ऑप्शनल में आपको डेप्थ कवर करने की जरूरत है, बट जीएस में कोई जरूरत नहीं। जीएस में टच एंड गो, टच एंड गो, टच एंड गो। एक पेज में आपके मेरे 17 लाइन हो जाते थे। 17 लाइन एक पेज पे बनते थे, और अराउंड 5 पॉइंटर्स बन जाते थे। मतलब इंट्रो में 2-3 लाइन चले जाते थे, उसके बाद एक डायग्राम के साथ में, मतलब एक स्क्वायर रेक्टेंगल के साथ में टाइटल देता था। उसके बाद 5 से 6 पॉइंट्स बन जाते थे मेरे, दो मतलब एग्जांपल्स के साथ 2-2 पॉइंट्स, 2-2 लाइंस बन जाते थे। दूसरे पेज पे मेरे अराउंड 8 to 9 पॉइंट्स बन जाते थे, और उसके बाद 2 लाइन में कंक्लूजन बन जाता था। अगर 3 पेज का है तो दूसरे पेज पे 8 to 9 पॉइंट्स, और तीसरे पेज पे 7 से 8 पॉइंट्स। तो टोटल अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट 10 पॉइंट्स देने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ज्यादा। भले ही आपका आंसर बहुत अच्छा हो, बहुत भले ही आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा हो, और आप इन डेप्थ एक्सप्लेन कर रहे हो करप्शन क्या है वगैरह, तो आपको नहीं मिलेंगे मार्क्स अनलेस एंड अनटिल यू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग 10 पॉइंट्स टू द रीडर, है ना। और 15 मार्क में मुझे लगता है कि 15 पॉइंट्स देने ही पड़ेंगे आपको। 15 से मिनिमम ही है। मैं इंश्योर करता था कि मेरे 10 मार्कर्स में 14 से 15 पॉइंट्स होते थे, और 15 मार्कर्स में 20 से 21 पॉइंट्स बन जाते थे। तो इससे मैं कोई स्कोप ही नहीं देता था कि मुझे कम मार्क्स दें किसी भी हालत में, क्योंकि आप देखिए 21 पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको 15 मार्क में, और चाहे वो पॉइंट्स थोड़े छोटे छोटे क्यों ना हो, बट 21 पॉइंट्स लिखने के बाद कोई भी इवेलुएटर आपको कम देने का सोच ही नहीं सकता, है ना। तो आप इंश्योर करें कि पॉइंट्स बढ़ाएं आपके विथ एग्जांपल्स। एक वर्ड में या 2 वर्ड में आप समझा सकते हो कीवर्ड्स के साथ, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप एग्जांपल्स दे दो, काफी है। ये आपको टेक्निक सीखनी है कहाँ से? टॉपर्स से, है ना। तो टॉपर्स के और क्या क्या सीखना है आपको? फॉन्ट्स का अगर आप बहुत छोटा है तो यू आर एट लॉस, लेट मी टेल यू, आपको फॉन्ट बढ़ाना ही पड़ेगा। बहुत छोटे फॉन्ट से क्लियर किया है बहुत लोगों ने, टॉप की भी किया होगा, बट स्ट्रेटेजी यही रहेगी, आपका आंसर थोड़ा भरा भरा दिखे तो साइकोलॉजिकली एडवांटेज में रहोगे आप। तो आपका जो हैंडराइटिंग है उसका फॉन्ट बढ़ाओ,
और अगर थोड़ा बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, अगर आपको नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, नॉट नेसेसरीली आपको करना ही है, बट एक स्ट्रैटेजी है, अगर फॉन्ट बड़ा करते हो तो आप फायदे में रहोगे, है ना। तो फॉन्ट एक बड़ा कर दो। और स्पेसिंग कितना देना है, स्पेसिंग ज्यादा अगर बढ़ा दे रहे हो तो गंदा दिखेगा, स्पेसिंग आप कम दिख रहे हो तो आपके वर्ड्स ज्यादा बनेंगे और टाइम भी कंज्यूम बहुत होगा। तो एक ऑप्टिमल स्पेसिंग पे ले आओ कि दो लाइन के बीच में कितना आप स्पेस दे रहे हो, और वो गंदा भी ना दिखे और वो थोड़ा भरा भरा सा दिखे, और ये रखे अच्छे से, मतलब प्रेजेंटेशन बने। स्पेसिंग पे वर्क हो गया, फॉन्ट पे वर्क हो गया, और प्रेजेंटेशन पे वर्क हो गया। प्रेजेंटेशन भी देखिए आप टॉपर से कि वो लोग बॉक्स में क्या क्या डाल रहे हैं, और अगर केस स्टडी डाल रहे हैं तो केस स्टडी को साइड में लिख रहे हैं या नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप सेकंड स्टेज पे ये करो। फर्स्ट स्टेज, हाँ ये फर्स्ट स्टेज हो गया टॉपर्स कॉपी। सेकंड हो गया, मैं बताता हूँ आपको, एक बार समझ में आ गया, आपने पॉइंटर्स लिख लिए कि राइट मैक्सिमम 140 वर्ड्स, और यूज कीवर्ड्स, यूज लार्जर फॉन्ट, ये सब आपके पॉइंटर्स है। जब आप रिसर्च कर रहे हो ना, तो आप इंश्योर करो कि आपके पॉइंटर्स जितने हो सके बन रहे ज्यादा। तो आप 20 पॉइंटर्स बना लो एटलीस्ट, कि क्या सीख मिला आपको टॉपर से, तो और वो अप्लाई करना पड़ेगा आपको अगले अगले स्टेज में। सेकेंड स्टेज है पीवाईक्यू एनालिसिस। पिछले 10 साल के पीवाईक्यू उठाना पड़ेगा आपको, हर एक जीएस के पीवाईक्यूज उठाने पड़ेंगे, और उसको स्टडी करना पड़ेगा क्यों पूछा गया उस साल, और उसके ये क्या होता है, मतलब व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और उसको डिमांड को एड्रेस कैसे करना है, जो आप पहले सीख चुके हैं टॉपर्स कॉपी में। टॉपर्स कॉपी में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि वेटेज कितना देना है। क्वेश्चन में पार्ट्स होते हैं कभी भी, या एक होता है पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट होता है, कि पॉजिटिव में कितना फोकस करना है, नेगेटिव पे कितना फोकस करना है, पहले इवैल्यूएट बोलते हैं, तो इवैल्यूएट में कितना फोकस करना है। तो ये ना, ये कंटेक्चुअल है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि इवैल्यूएट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स देने ही देने हैं, है ना। तो 50-50 में डिवाइड कर सकते हो। या फिर अगर कुछ क्रिटिसाइज कर रहा है किसी लॉ को, है ना, तो रिसेंटली देयर वाज अ लॉ, लाइक लेट्स से एग्जांपल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म करेंगे आप, बट मेजरली पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि एक लॉ है, गवर्नमेंट का लॉ है, और वो आ गया है और आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हो, तो लॉ को डिफेंड करना आपका काम है। बट क्रिटिकली वैलिड अगर लिखा है, तो आप क्रिटिकली वैलिड करेंगे उसको, और 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा देंगे जहां पे आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट हो सकता था, और उसके बाद इवैल्यूएट करने के बाद आपको सोल्यूशन भी देने कि कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो नेवर एंड एन आंसर ऑन अ नेगेटिव नोट। कोई भी आंसर आप नेगेटिव नोट पे एंड नहीं कर सकते, या फिर कंक्लूजन में या अलग टाइटल दे दो जहां पे आप पॉजिटिव्स लिख रहे हो, कंक्लूजन में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया अलग दूसरा स्ट्रेटेजी। तो ये पीवाईक्यूज में आपको इंप्लीमेंट करना है, सेकंड स्टेज है आपका पीवाईक्यूज। थर्ड स्टेज में आएगा आपका इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं। आपको अभी तक टेस्ट सीरीज लगाने को नहीं मिला है, क्योंकि मैं अभी उस फोर्थ स्टेज में आएगा। तो ये थर्ड स्टेज में क्या कर रहे हो आप, इंस्टीट्यूट के पेपर्स बाजार से उठाओगे या फिर ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन उठा लो। तो उसको आप अटेम्प्ट करो खुद से, और कंपेयर करो कि आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। ये खुद, ये सेल्फ इवैल्यूएशन हो गया आपका, क्योंकि आपको पता है व्हाट इज अ गुड आंसर, दैट नाउ दैट यू हैव स्टडीड रिसर्च्ड ऑल द टॉपर्स, नाउ दैट यू हैव कवर्ड ऑल द पीवाईक्यूज, आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, किस बेसिस पे आने वाले हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। आप जब ये सॉल्व करोगे, जब आप इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, कोई भी अभ्यास का जो सीरीज है, मेन सीरीज आप उठा लो, क्योंकि उसमें आपके टॉपर्स को कॉपी भी मिल जाएंगे, अभ्यास वाले टॉपर्स अभ्यास, तो सेम क्वेश्चन पेपर आपको आंसर फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो यू कैन यूज दैट एज अ बेस फॉर योर इम्प्रूवमेंट। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेज, क्या, इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज उठाने हैं। तो अगर ये आपने माहिर कर लिया, ये अपने स्किल को होन कर लिया ना, तो आपको फोर्थ स्टेज पे जाना है कि टेस्ट सीरीज लगानी है कोई। तो आप टेस्ट सीरीज में क्या करोगे, आंसर लिखोगे और इवैल्यूएट करवाओगे उससे। ये खुद इवैल्यूएशन हो गया आपसे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी तक नहीं पता चली कि क्या इंप्रूवमेंट लानी है, तो ये एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के थ्रू आ जाएगी आपको। तो ये इससे ना मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग बहुत स्ट्रांग है। मैंने 1 साल तक किया ये, पहले 2-3 दिन लगे टॉपर्स कॉपी को डाउनलोड करके स्टडी करने में, बट उसके बाद पीवाईक्यू को करने में मेरे को 1-2 महीने लग गए, क्योंकि सारे पीवाईक्यू 10 साल के करने हैं अच्छे से, ब्रेनस्टॉर्म करने थे। तो दैट सेकेंड, थर्ड स्टेज में आपको खुद लिख रहे हो, तो आपको कंटेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है ये पता चल जाता है, और फोर्थ स्टेज में आप इवैल्यूएट करवा रहे हो दूसरों से। इससे लगता है मुझे कि आपका बन जाएगा। दिस आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास कंटेंट इनफ है। ये स्टेज, चारों स्टेज मैं अज्यूम करके जा रहा हूँ कि आपके पास कंटेंट है और आपके आपके पास सब कुछ अवेलेबल है।
अगर नहीं है तो मैं उसके ये भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे क्या क्या कंटेंट है। मेंस के लिए बेसिकली मैंने प्रहार फॉलो किया था, प्रहार और वैल्यू एडेड मटेरियल ऑफ विजन। पॉलिटी के लिए वैल्यू एडेड मटेरियल फॉलो किया था क्योंकि बहुत अच्छे से दिया उन्होंने, और बाकियों के लिए मैंने प्रहार फॉलो किया था। प्रहार आई थिंक ओनली आईएएस प्रहार मैंने बहुत कंसाइजली कवर किया है, जितना आपको आंसर में लिखना है उतना ही उन्होंने कवर किया है ना। और बाकी डिजिटल अगर नोट्स बना रहे हो तो ऐड करते जाओ, आपको जो भी नया कंटेंट मिलता है ना। ये हो गया आपका मेंस स्ट्रैटेजी जीएस 1 2 3 4। अभी जीएस 1 में मैं शिफ्ट करता हूँ। व्हाट डू यू रिक्वायर इन जीएस 1? जीएस 1 में बहुत टेक्निकल है, बहुत मेमोरी बेस्ड, क्योंकि हिस्ट्री आ रहा है, ज्योग्राफी आ रहा है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस है उसके, स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे उसमें। तो आपको उसमें क्या करना है माहिर, जीएस 1 में आपको इंश्योर करना है कि आप डिमांड को एड्रेस कर रहे हो और कंटेंट दे रहे हो उनको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर माउंट बैटन या फिर डैलहाउसी के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री पे क्वेश्चन आ रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ डैलहाउसी, आप लिखो, जितना पॉजिटिव लिख सकते हैं लिखो, और लास्ट में थोड़ा नेगेटिव भी लिख दो, है ना। बट आपको कंटेंट देना ही देना है वहाँ, है ना। तो जीएस 1 में क्या है, वो डिमांड कर रहे हैं आपके पास कंटेंट कितना है, आपके पास नॉलेज कितना है, भर भर के लिखो। ऐसे लिखो कि जो आप इंप्रेस करने जा रहे हो किसी को। जीएस 1 का यही डिमांड है बेसिकली। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है, लेट्स से कॉन्टिनेंटल थ्योरी का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग का क्वेश्चन आ रहा है, डायग्राम्स बनाओ अच्छे अच्छे और कंटेंट भर भर के डालो कि इसने दिया था फिर उसने मॉडिफाई किया था, और ऐसे ऐसे करके आप कंटेंट डालोगे ना जीएस 1 में पक्का। मेरे 110 आए थे इस बार जीएस 1 में, विच इज आई वुड से वन ऑफ द हाईएस्ट, क्योंकि 117 हाईएस्ट है, उसके बाद 114 कुछ सेकंड हाईएस्ट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 110 आए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये करोगे ना आप, तो 100 के पार होना आपका तय है, 100 के पार होना आपका तय है, अगर आप अच्छे से टाइम पे कंप्लीट करोगे तो पेपर, है ना। जीएस 2 पे आता हूँ मैं। जीएस 2 में डिमांड क्या है मैं बताता हूँ। मतलब क्वेश्चन पेपर क्या, इवेल्युएटर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आप। पॉलिटी के क्वेश्चन में आपको वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज आपका चेक हो रहा है वहाँ पे। पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स यूज करने ही करने हैं, है ना। केस लॉज आपको यूज करने ही करने हैं। क्वेश्चन आएगा इवन इफ नॉट स्पेसिफिकली आस्क्ड, एक्सप्लिसिटली आस्क्ड कि यूज केस लॉज टू एक्सप्लेन। जैसे एक क्वेश्चन आया था 23 में, एलजीबीटीक्यू या फिर जेंडर, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या किया है जेंडर इसके लिए। तो और एक क्वेश्चन था एनवायरमेंटल जस्टिस के लिए क्या क्या हुआ है, यूज केस लॉज टू एक्सप्लेन। वहां पे तो केस लॉज यूज करना ही है, एम के रंजीत सिंह और मेहता केस, गोदावर्मन केस आपको यूज करना ही करना है। उसके साथ साथ आपको आर्टिकल यूज करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कौन से हैं जो एनवायरमेंटल जस्टिस के बारे में बताते हैं, विमेन के बारे में पूछ रहा है तो आपको सारे आर्टिकल 14 से लेके 15 से लेके आपको जितने भी लग रहे हैं कि विमेन एम्पावरमेंट में यूज हो रहा है, तो आपको यूज करना ही करना है। तो आप एक काम करो, जीएस 2 में ना आप लिस्ट बनाओ, या फिर आपको कंपाइलेशन ऑनलाइन मिल जाएगा, उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, केस लॉज का कंपाइलेशन मिल जाएगा। आई थिंक ओनली आईएएस का ही अच्छा कंपाइलेशन है, सुप्रीम कोर्ट केसेस करके आता है, जो आपको रटने ही रटने हैं और जबरदस्ती यूज करने हैं आंसर्स में। जीएस 2 की बात कर रहा हूँ मैं। पॉलिटी की हो गया। गवर्नेंस में क्या करना है, केस स्टडीज यूज करना है। जैसे गवर्नेंस इज ऑल अबाउट कि इंडिया में गवर्नेंस कैसे वर्क हो रहा है, जैसे आरटीआई कैसे वर्क हो रहा है, या फिर सिटीजन चार्टर कैसे वर्क हो रहा है। तो उसको ना आपको केस स्टडीज से एक्सप्लेन करना है कि पॉजिटिव्स में अभी आप एग्जांपल्स दे रहे हो, चैट जीपीटी और जेमिनी अगर यूज करोगे तो आपको केस स्टडीज भर भर के मिल जाएंगे, है ना। तो आप यूज करो चैट जीपीटी को या जेमिनी को, जो भी आपके पास एआई टूल है उसको यूज करो, और केस स्टडीज को रट नहीं, मतलब लिख लो ताकि आप एग्जाम में लिख सको। तो केस स्टडीज जितने हो सके, गुड गवर्नेंस वाले केस स्टडीज ये करो, या फिर आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आई थिंक, कोई एक, आई फॉरगॉट द नेम एक्चुअली, बट जहाँ पे गुड वर्क जिन्होंने आईएएस ऑफिसर्स ने या आईपीएस ऑफिसर ने गुड वर्क किया है, उनका नाम आ जाता है उसमें। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। तो वहां पे भी आपको गुड एग्जांपल्स मिल जाएंगे, या फिर एसडीजीज जो है, गुड एसडीजीज कहाँ पे हुआ है इंडिया में, उसके एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो जीएस 2 में सोशल जस्टिस में भी सेम है, आपका एग्जांपल्स यूज करो, स्टैट्स। मेन सोशल जस्टिस में आपको स्टैट्स यूज करने, हेल्थ पे आ रहा है तो भर भर के स्टैट्स डालने हैं आपको, डेटा डालना ही डालना है। हेल्थ हेल्थ पे आ रहा है तो रेशियो कितना है, डॉक्टर्स टू पेशेंट्स रेशियो कितना है, और मतलब जो भी है, जितना भी आपके पास डेटा है भर भर के आना है सोशल जस्टिस में। एजुकेशन पे भी भर भर के डेटा डालना है। वैसे आईआर इज कम्प्लीटली
करंट अफेयर्स बेस्ड, तो करंट अफेयर्स में जो चल रहा है उसको अच्छे से थरोली कर लो। जैसे इस साल ईरान का इशू चल रहा है, तो शायद इस मेंस में आ जाए क्वेश्चन, तो आपको उसी बेसिस पे आंसर करना है। अब आईआर में आंसर इंप्रूव कैसे करना है? आई थिंक आईआर इज वन ऑफ द बेस्ट आई राइट। आईआर में मेरा सबसे अच्छा राइटिंग हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत डाइवर्स कर देता हूँ मेरे आंसर्स को। जैसे मैं यूएन को ले आता हूँ, सब कुछ, मतलब जितने भी बॉडीज है G7 G20 उनको ले आता हूँ। ईरान के इशू में मैं उनको भी ले आऊंगा, और मैं इकोनॉमी को ले आता हूँ, मैं ज्योग्राफी को, जियो पॉलिटिक्स को ले आता हूँ, सब कुछ मिला के मैं एक आंसर बना देता हूँ। तो GS2 का ये है। GS3 में क्या है मैं बताता हूँ। GS3 इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, और क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, और एग्रीकल्चर, है ना। तो ये जो भी है, साइंस एंड टेक थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि इसको टेक्निकल सवाल ही आएंगे उसमें। जैसे चंद्रयान 3 पे आया था, या फिर कुछ भी टेक्निकल आ जाएगा, तो वो थोड़ा डाइसी है। उसमें आपका लक अच्छा है तो आपको जो पता है वही आएगा, अगर लक नहीं है तो आप डाइसी आ जाएगा, है ना। बट इकोनॉमी में आपको छोड़ना है ही नहीं। इकोनॉमी में बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा बहुत टेक्निकल आ सकता है, बट बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, इसको आप स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। एनवायरमेंट में आप क्या करोगे? ऑल्सो करंट अफेयर्स बेस्ड एनवायरमेंट, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि एनवायरमेंट एक ही लाइन में खत्म हुआ है पूरा सिलेबस में। आपको सिलेबस, हाँ मैंने एक चीज बताना भूल गया, सिलेबस को आपको रटना है। सिलेबस अगर आप रट नहीं रहे हो, आपके जहन में सिलेबस नहीं है, सिलेबस का हर एक कीवर्ड नहीं है, तो आप गलत पढ़ रहे हो। पहले आपको रटो उसको, आप जन गण मन जैसे रट लिया हो ना, वैसे रट लो सिलेबस। एवरी कीवर्ड में आपको आना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ रहे हो किसी चीज के बारे में, आपको पता है कि ये GS2 में आ सकता है, उस टॉपिक में आ सकता है ना। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आ सकता है, या फिर और जो भी टॉपिक में आ सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर में आ सकता है ना। तो जहन में डाल लो आप सिलेबस को। GS3 वही है, आपको अगेन कंटेंट, केस स्टडीज सब भर भर के डालना है इसमें। GS3 थोड़ा टेक्निकल बनाना है, इकोनॉमी पे आएगा थोड़ा इकोनॉमिकल बनाओ, जो एनवायरमेंट पे आएगा थोड़ा टेक्निकल। एनवायरमेंट करंट अफेयर्स बेस्ड है, जैसे COP पे पूछेंगे, कुछ भी नया चेंजेस हुआ, वैसे WHO के पोल्यूशन लेवल्स, पोल्यूशन पे किया आया था क्वेश्चन, बहुत स्पेसिफिक था, जिस 2021 में आई थिंक। तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा GS3 में भी। तो GS1 is all about content, GS2 is all about case studies and articles and constitutional knowledge, GS3 is all about डाइवर्सिटी, कितना डाइवर्स बना रहे हो आप आंसर को लिंक करके। और GS4 अगेन आई कम टू GS4, मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से रिसर्च किया है GS4 पे ना। GS4 पे मैं बताता हूँ क्या करना है। मेरा मार्क्स ना 80s 90s में होता था, मेरा 2023 में 133 आ गया एथिक्स में, विच वाज वन ऑफ द हाईएस्ट दैट ईयर। क्योंकि 130 के ऊपर मुझे पता है 10 लोग का भी नहीं गया था, 110 भी नहीं, मुझे लगता है 7-8 लोग का ही 130 के ऊपर गया था। मेरा 133 था उसमें। रैंक 1 को 143 आता, विच वाज द हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट वाज आई थिंक 137 कुछ था, मेरा 133 था। और इस साल 116 आया है, मुझे कम आया क्योंकि इस साल के हिसाब से कम है आई वुड से, और मेरे खुद के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी 116 कम आए हैं। तो उस पे क्या मैंने किया जो मेरा इतना इंप्रूव हो गया, मेरा 40-50 मार्क्स ऐसे ही एथिक्स में इंप्रूव हो गया था। एथिक्स में आपको करना क्या है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि पूछ क्या रहा है, आपको थियोरेटिकल बहुत कम रखना है। अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आ रहा है, तो आप वो मेयर और सैलोवी और जो मॉडल है, जो 5 है, सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह जो भी है, आई फॉरगॉट क्या नाम है उनका, तो आप ये लिख के आ रहे हो तो थेरोटिकल है, वो सबके आंसर्स में देख रहा है, उसको वो नहीं चाहिए, है ना। तो कोई क्वेश्चन अगर EI पे आ रहा है, तो आप उसको आंसर करो कि एग्जांपल्स के साथ। जैसे महात्मा गांधी ने यूज किया था किस एग्जांपल में, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर में कहाँ यूज किया था EI, फॉर एग्जांपल। और क्या हो सकता है, जैसे कोई IAS ऑफिसर ने EI यूज किया हो, है ना। कोई क्रिकेटर, या फिर क्रिकेटर में जैसे धोनी ने कभी EI, इमोशनल इंटेलिजेंस यूज किया हो, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस एक टॉपिक है जो आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, और आपको एग्जांपल्स का लिस्ट बनाना है GS4 में। कैसे? आपको हर एक कीवर्ड उठाना है। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस एक कीवर्ड है हमारा सिलेबस में। जब क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस के बारे में सोच रहे हो, तो किसके कौन कौन क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस में था हिस्ट्री में, आपको चैट जीपीटी में जाओ कि गिव मी एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, बिजनेस, वेयर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस वाज सीन, तो आपको 10-12 एग्जांपल्स ऐसे ही मिल जाएंगे। तो आप उठा लो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, और एग्जाम में भर भर के डाल के आना। ये मैं आपको मैकेनिकल आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूँ। वहां पे अगर आप जाके सोच रहे हो कि मैं वहां पे आंसर बनाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा,
ये मैकेनिकली आपको आपके जहन में जाना ही चाहिए कि मैं ईआई पे क्वेश्चन आएगा तो मैं ये नाम डाल के आऊंगा, अगर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस पे क्वेश्चन आ रहा है तो मैं ये नाम डाल के आऊंगा। तो आपको जितने हो सके एग्जाम, मेरे हर एक पेपर पे ना, हर एक पेज पे मेरे 5 से 6 एग्जाम्पल्स हुआ करते थे। इतने एग्जाम्पल्स भर दिए मैंने कि वो इंसान देख के ही खुश हुआ होगा, है ना। ठीक है, तो मैं GS4 पे हो गया। एसए पे आता हूँ। एसए पे क्या है, एससे बहुत सब्जेक्टिव हो गया मेरा, इस बार थोड़ा कम है। मेरे लास्ट तीनों अटेम्प्ट में 125 प्लस आए थे, बट इस साल मेरा 97 आया है। आई डोंट नो व्हाई आई गॉट लेस, बट आई स्टिल एक्सप्लेन व्हाट एसए इज। एसए में आपको ना सब्जेक्टिव नॉलेज है, आपको जितना हो सके कंटेंट डालना है और अंडरस्टैंड कितना कर पाया एसए को। आपका अंडरस्टैंडिंग देखा जा रहा है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग देखा जा रहा है, आपका सोल्यूशन ओरिएंटेशन देखा जा रहा है, और आपका मतलब कितना आप को रिलेट कर पा रहे हो करंट सिचुएशन से, करंट इससे, है ना। तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, आई विल एक्सप्लेन इट इन टेलीग्राम चैनल। फिर से मैं बता रहा हूँ, राहुल पाटिल AIR224, अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपको मैं सारे स्ट्रैटेजी अभी नहीं डाले हैं मैंने, मैं 1-2-3 दिन में डाल दूंगा। वहां पे मैं सारे स्ट्रैटेजी, मुझे लगता है मेरा एसए और एथिक्स बहुत स्ट्रांग है, और जीएस भी स्ट्रांग है। ज्योग्राफी मेरा स्ट्रांग हुआ करता था, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग लेस। लास्ट 2-3 साल से मुझे कम आए। मेरे एक साल में मेरे थर्ड हाईएस्ट थे 279, 2020 की बात है। उसके बाद कम ही होते रहे। जो इसका दो कारण है, एक तो मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा ज्योग्राफी आंसर राइटिंग जो है वीक हो गया, और दूसरा ज्योग्राफी में खुद मार्क्स नहीं आ रहे हैं आजकल। तो ये है। तो ज्योग्राफी मैं बता दूंगा, मैं उसको उसके ऊपर भी आऊंगा। पहले मैं ठीक है, इसी के लिए ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इन द चैनल। फॉलो माय चैनल। इन विद इन अ वीक आई विल एक्सप्लेन ऑल द स्ट्रेटजीज, इंक्लूडिंग एसए, एथिक्स, GS1, 2, 3 एंड ऑप्शनल, है ना। ऑप्शनल में भी थोड़ा बहुत आता हूँ। आई नो नॉट ऑफ ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम ज्योग्राफी ऑप्शनल, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन। जो GS1 थोड़ा टेक्निकल है, आपको थोड़े थिंकर्स वगैरह का यूज करना पड़ेगा GS1 में। GS2 अप्लाइड है, नॉट GS1, सॉरी, पेपर वन टेक्निकल है, पेपर 2 अप्लाइड है। पेपर 2 में जितने हो सके एग्जाम्पल्स भर भर के डाल के आने हैं। पेपर 1 में क्या है, आपको जितने हो सके थोड़ा टेक्निकल आंसर बनाना है, थोड़े जार्गन्स यूज करने हैं, थोड़े थिंकर्स यूज करने हैं। नॉट ओनली इन पर्सपेक्टिव, आपको लगेगा पर्सपेक्टिव में ही थिंकर्स है, नहीं। आप ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन से भी टॉपिक पे आप थिंकर्स यूज कर सकते हैं, है ना। सिस्टम्स इंजीनियरिंग हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया, सेटलमेंट ज्योग्राफी, थिंकर्स यूज करो भर भर के, है ना। कंटेंट के लिए मैंने ज्योग्राफी कंटेंट के लिए मेरा पूरा आई थिंक 26 सर से मैंने फाउंडेशन किया था, जो 2019 में किया था, विच आई बिलीव इज नॉट अप टू डेट नाउ, है ना। आप हिमांशु सर गाइडेंस IAS का कंटेंट आप फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर किया है। शब्बीर सर ने फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर किया है। तो मुझे लगता है कि आप हिमांशु सर का ह्यूमन ज्योग्राफी का कंटेंट उठा लोगे और शब्बीर सर का फिजिकल ज्योग्राफी उठा लोगे, तो आई थिंक यू आर वेल कवर्ड विद द सिलेबस। आई थिंक आई विल नॉट फोकस मोर ऑन ज्योग्राफी हियर, बिकॉज lot of people are not from geography optional. I will do a separate strategy in my channel. Okay, I'm sorry for that, those who are from geography here. Okay. Interview I don't think I should go, but I'll still just cover, because इस साल मुझे 201 आए हैं। लास्ट ईयर मुझे 155 आए थे, which I believe was below what I was। तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि इतना कम कैसे आ गया। ठीक है, तो ठीक 20 दिन बाद मेरा फॉरेस्ट का इंटरव्यू भी था उस साल, और मुझे 195 फॉरेस्ट में, तो 20 दिन में 155 टू 195 जंप हो गया। तो अगेन इंटरव्यू थोड़ा सब्जेक्टिव है। इट्स ऑल अबाउट ऑन दैट डे हाउ यू परफॉर्म एंड हाउ दैट पर्सन परसीव्स यू, हाउ द चेयरमैन परसीव्स यू, हाउ द मेंबर्स परसीव यू ऑन दैट डे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मुझे लगता है इसी 201 की वजह से मेरा रैंक अच्छा आया, क्योंकि भले मेरे ज्योग्राफी में कम थे इस बार, बट इंटरव्यू ने मेरे अच्छे मार्क्स दिला दिए। सो इंटरव्यू का वही है, आपको इंटरव्यू इज नॉट अ टेस्ट अबाउट योर पर्सनैलिटी, नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, बट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो इंटरव्यू में आपको एक काम कंपोज रहना है। भले ही मेरा इंटरव्यू इस बार मुझे लगा कि अच्छा नहीं गया, कि आई वॉज ग्रिल्ड फॉर कंटिन्यूसली 15-20 मिनट्स तक 4 मेंबर ने मुझे ग्रिल किया, और आई वॉज गेटिंग ए लिटिल अनकंफर्टेबल, बट मैंने एक दो चीज इंश्योर करी कि मैं स्माइल करता रहूंगा, और मैं कभी बैक डाउन नहीं करूंगा, मतलब कभी सर नहीं झुकाऊंगा किसी भी आंसर में। आई एम सॉरी, मैंने बोल दिया आई एम सॉरी सर, आई विल गो एंड रीड अबाउट इट, ऐसे ऐसे करके मैंने सबको टाल दिया, इंक्लूडिंग चेयरमैन ने भी ग्रिल किया। एक ही मेंबर, लेडी मेंबर ने ग्रिल नहीं किया मुझे बेसिकली। तो
मे बी शी वॉज फीलिंग सिंपैथेटिक कि इसको बहुत लोग ग्रिल कर रहे हैं तो मैं नहीं करूंगी, तो बहुत अच्छे से सवाल करके खत्म कर दिया मेरा। बट 4 लोगों ने अच्छे से ग्रिल किया। मेरा जियो पॉलिटिक्स पे ही पूरा गया था इंटरव्यू। एंड ईरान, जब ईरान था भी नहीं, मेरा इंटरव्यू तब हो रहा था जब वेनेजुएला पे यूएस ने अटैक किया था। तो मुझे लगा कि वेनेजुएला पे पक्का पूछेंगे मुझे, तो मैं पूरा करके गया था। ग्रीनलैंड पे यूएस चाह रहा था कि ग्रीनलैंड को कैप्चर करे, वो भी न्यूज में था उस टाइम पे, तो वो भी अच्छे से करके गया था मैं। बट उससे भी नहीं पूछा, पूरा ईरान पे गया था मेरा, विच इज द करंट न्यूज। तो दे हैड आस्क्ड मी इन जैन कि ईरान का क्या होने वाला है, यूएस अटैक करेगा या नहीं करेगा, उस टाइम पे पूछा गया था। आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस बट नॉट सेटिस्फैक्टरीली। बट फिर भी 201 दिया है, तो मे बी द बोर्ड मेंबर्स सॉ दैट आई एम केपेबल, दिया होगा। ठीक है, इंटरव्यू का मैं अलग से बताऊंगा ना। प्रीलिम्स पे आते हैं। फिर प्रीलिम्स पे बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है या नहीं। आई कवर दैट। न्यूज़पेपर देखो, साल भर पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस, जो हिंदू, जो भी पढ़ रहे हो आप पढ़ो। मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करता हूँ। बट एग्जाम के 2-3 महीने पहले आप रोक सकते हो, कंप्लीटली रोक सकते हो न्यूज़पेपर। आप पीटी 365 या जो भी करंट अफेयर्स आप फॉलो कर रहे हैं, आई यूज्ड टू फॉलो पीटी 365 मेंस, जिसमें मेरा पूरा साल का कवरेज हो जाता था, क्योंकि मैं साल भर मंथली मैगजीन्स नहीं पढ़ता था। पूरा साल का एक पीटी 365 में कवरेज हो जाता था, कंसाइज्ड एंड क्यूरेटेड फॉर प्रीलिम्स। और न्यूज़पेपर मतलब मैं डिजिटली पढ़ता हूँ, तो मैं फोन पे ही इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। तो पूरा साल में थोड़ा बहुत ऐसे क्या क्या न्यूज में हो रहा है वगैरह में पढ़ता था। तो आप पीटी 365 का थरोली कर पाओगे, है ना। एक हफ्ते में आपका फर्स्ट रीडिंग हो जाएगा। एक हफ्ते नहीं, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता पकड़ लो आप। 2 हफ्ता में एक रीडिंग हो जाएगा, और एक हफ्ते में आपको रिवाइज भी करना है उसको, है ना। तो 3 हफ्ता आप दे दो, 3 वीक्स आप दे दो पूरा करंट अफेयर्स के लिए। बल्कि करंट अफेयर्स उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बाजार में बहुत सारे करंट अफेयर्स है जो आपको लगेंगे कि सब इंपॉर्टेंट है ना। जरूरी नहीं है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने जैसे बोला कि 20% एफर्ट से आप 80% रिजल्ट ला सकते हो। तो आप कोशिश करो कि आपका जो कवरेज है, मिनिमल एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर कर रहा है। तो मुझे लगता है पीटी 365 डज दैट। आपको लगेगा कि बहुत कुछ मिसिंग है उसमें, बट ट्रस्ट मी, वो आप उस मिसिंग के पार्ट के पीछे भागोगे ना, तो आप भागते ही रह जाओगे। तो जाने दो, जितना भी वो मिसिंग है उसमें पीटी 365 में, उसको छोड़ दो। एग्जाम में आएगा तो भी 1-2 क्वेश्चन आप मिस कर दो मैक्स, उसके पीछे मत भागो। बट आपको पीटी 365 करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं उसमें, है ना? तो वो बहुत छोटे में कवर कर देता है, अच्छे से कवर कर देता है। उसको 3 हफ्ते के ऊपर आप दे रहे हो, तो आपको थोड़ा लॉस है। मतलब 3 हफ्ते दे दो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं 2 हफ्ते में खत्म कर देता था, तो आपको 3 हफ्ते तो लग ही जाएंगे, पकड़ के चलो। करंट अफेयर्स हो गया। और बाकी मैंने बुक्स तो बताए रखे। मैं टेलीग्राम पे बताते रहूंगा बुक्स वगैरह क्या है। और कुछ बोलना है क्या आपको, मतलब लेट मी सी इफ आई कैन कवर एनी अदर टॉपिक। ऑप्शनल हो गया, ऑप्शनल की मैं अच्छे से कवर कर लूंगा। हम्म, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल आंसर्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंटरव्यू के बारे में अगेन, बोर्ड्स को आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाता है कि कौन सा बोर्ड आएगा तो कौन सा सवाल करेगा। जैसे सुमन शर्मा मैम जो है, वो थोड़ा एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन पूछती हैं। जैसे वो प्रेसिडेंट ऑफ, आई थिंक, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कोई डायरेक्टर थी, आई थिंक। तो मैम जो है वो थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे ही सवाल करती है। तो मैंने थोड़ा स्टडी करके गया। तो ये क्या है, आप बैकग्राउंड स्टडी कर रहे हो किसी के बारे में कि किस बोर्ड का क्या एक्सपर्टीज है। भले ही आपको शायद उस दिन काम ना आए, बट थोड़ा आप रिसर्च करके जाओगे तो आप फायदे में रहोगे। ठीक है, तो आई टॉक समथिंग पॉजिटिव। देखो, लवासना जो है, लवासना एक बहुत अच्छी जर्नी, 3 महीने का है, बट वन ऑफ द बेस्ट 3 मंथ्स ऑफ माई लाइफ, है ना। आपको वहां जाने के बाद आपको रियलाइज होगी, थोड़ा स्ट्रिक्ट था हमारा। यू मस्ट हैव हर्ड इन द न्यूज कि लवासना बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, मेमोज वगैरह मिल रहे हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस बहुत हो गए, बेसिकली बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। बट कीपिंग ऑल दैट असाइड, लवासना एक एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि आपको करना है, तो आपको करना है, तो आपको क्लियर करना ही एग्जाम, है ना। और एग्जाम के तीनों स्टेज को आपको अच्छे से करना है। मैं इस साल फिर से शायद लवासना जाऊंगा। जब लोकेशन आ जाएगा तो पता चल जाएगा। तो इस बार मैं जा रहा हूँ, एंड दिस विल बी माई सेकेंड लवासना, एंड आई बिलीव आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द सेकेंड टाइम। एंड
रेलवेज में था तो रेलवेज भी अच्छा था। रेलवेज वन ऑफ द बेस्ट सब। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस, मतलब ट्रैवल आपको बेसिकली कवर्ड है इंडिया में, आपको घर अच्छा हो गया, सब कुछ मिल रहा है। अभी मैं करंटली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हूँ, विच इज वन ऑफ द बेस्ट सर्विस इन माय ओपिनियन, बिकॉज ऑल इंडिया सर्विस है। आईएएस मैं कंपेयर करूंगा, आईएएस आईएएस तो ठीक है ऊपर है, बट आईपीएस और आईएफएस को मैं इक्वल रखता हूँ, क्योंकि आईएफएस बहुत अच्छी सर्विस है इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप लग रहा है कि आपको जीएस में मतलब आपको सीएस सिविल सर्विसेज में थोड़ा इशू आ रहा है, तो आप एक साल मतलब एक अटेम्प्ट आप फॉरेस्ट का भी देख के देख सकते हो। फॉरेस्ट मुझे लगता है कि इजी है निकालना, और मैंने एक महीने में कंप्लीट किया था फ्रॉम स्क्रैच, दो ऑप्शनल, जैसे जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री लिया था मैंने एक महीने में। मुझे कुछ नहीं पता था, ना सिलेबस पता था, ना कुछ पता था। तो मैंने दो ऑप्शनल ले रखे थे, बिकॉज माय फ्रेंड सेड कि ये दोनों ले लेना। मैंने थोड़ा स्टडी किया था, बट अगेन आई वाज ठीक है देख के दे दे, क्योंकि मेरा पूरा फोकस सिविल सर्विसेज पे था। मैंने सोचा कि यार दे के देखते हैं, क्योंकि एक महीना बचा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कि एक बार दे दूंगा तो अच्छा रहेगा। उस साल मेरा सिलेक्शन हो गया। एक महीना करना इज हार्डली, क्योंकि चार पेपर हार्डली वेरी हार्ड टू कंप्लीट, है ना। तो मैंने उस साल अगर किया है, तो आप लोग भी एक महीने में किया, तो आप थोड़ा टाइम लेके कर ही सकते हो, मुझे लगता है। तो थोड़ा फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में बहुत अच्छा, मेरे मेरे रिव्यूज जितने हैं बहुत अच्छे फॉरेस्ट सर्विस के बारे में। एंड आई वुड से इस बार आईपीएस मिल रहा है, तो शायद मैं ना भी जाऊं, बट आईएएस मिल रहा है तो जाऊंगा। तो वही है अगेन, ठीक है। मैगजीन्स एंड ऑल देखो, मैंने बता दिया कि करंट अफेयर्स करना है। पीटी 365 को मैं हर साल मतलब बहुत सारे नए भी देखे मैंने मार्केट में, बट मुझे कुछ बल्कि लगे वो, मुझे लगा कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैंने पीटी से ही स्टिक किया है। ऐसा नहीं कि वो ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे भी थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे जो मैंने पढ़े नहीं है, बट आई रिलीजियसली फॉलोड पीटी 365 फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस 365 फॉर मेंस। इससे आपका 80% कवरेज हो जा रहा है। वो 20% आप मिस करोगे, उसके पीछे मत भागो, मैं बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल, अगेन दोज हु हैव नॉट चोजन देयर ऑप्शनल्स, उस पे भी मैं थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं ऑप्शनल क्या लेना है वगैरह। ठीक है, मैं बता दूंगा कि ऑप्शनल्स का वही चुनो जो आपको इंटरेस्ट देगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शनल में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ऑप्शनल नहीं पढ़ पाओगे। जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एंथ्रो में या फिर किसी और में इंटरेस्ट नहीं आता। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि एंथ्रो ले लेना, ज्योग्राफी क्यों ले रहा है, बट मुझे लग रहा था कि ज्योग्राफी में मेरा इंटरेस्ट है, और मैं ज्योग्राफी को इंटरेस्ट आज भी, मैं ज्योग्राफी अगर कोई भी मेरे बोलेगा कि मुझे बोलेगा कि पढ़ लो ज्योग्राफी, तो मैं आज भी उसी इंथुजियाज्म के साथ पढ़ूंगा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल वो चुनो जो आपको इंटरेस्ट देता है, क्योंकि ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप पढ़ नहीं पाओगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। दूसरा क्राइटेरिया है कि मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं मार्क्स। ज्योग्राफी में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं आ रहे लास्ट 2-3 साल से। बहुत लोग पूछते हैं कि ज्योग्राफी में क्यों मार्क्स नहीं आ रहे, इसके पास मेरा भी जवाब नहीं है। मैंने सोचा था लास्ट अटेम्प्ट में मैं ऑप्शनल चेंज करूंगा, आई थॉट आई विल चेंज माय ऑप्शनल आफ्टर अटेंडिंग लबासना। बहुत थोड़े लोगों ने बोला कि चेंज कर ले ऑप्शनल सिंस यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स इन ज्योग्राफी। मैंने बोला नहीं यार, मेरे को ज्योग्राफी से प्यार है, मैं ज्योग्राफी से ही दूंगा, भले ही मुझे कम आ जाए, बट मैं जीएस में कवर कर लूंगा, बट ज्योग्राफी से दूंगा। तो मुझे 250 मार्क्स आ गए, विच इज बिलो एवरेज आई वुड से। एंड बट ठीक है, उससे मेरा बन रहा है अच्छा मार्क, अच्छा रैंक, तो ठीक है 200-250। बट आप सोचो, आप खुद से सोचो, ज्योग्राफी में 2-3 साल से मार्क्स नहीं आ रहे, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो देर आर बेटर अल्टरनेटिव्स इन ज्योग्राफी। आपने स्टार्ट किया है, 1-2 साल दिया है, तो मैं बोलूंगा कंटिन्यू करो, क्योंकि ज्योग्राफी आपको बहुत बेनिफिट बहुत जगह देता है। जीएस वन में आपको ज्योग्राफी का अराउंड 120 मार्क्स आ जाता है 250 में से। आप वहां पे आप एक्सेल कर सकते हो। मुझे 110 आया इस बार, क्योंकि बिकॉज मेरा ज्योग्राफी स्ट्रांग था। जीएस 2 में भी थोड़ा बहुत आ जाता है, जैसे आईआर वगैरह में आप जियो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी करके हमें एक चैप्टर है ज्योग्राफी में, विच इज वेरी यूजफुल इन आईआर। तो आप वहां यूज कर। जीएस 3 में आपका इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, ये तीनों पार्ट्स में ज्योग्राफी आता है ना। इकोनॉमी में कम आता है, बट एग्रीकल्चर और ये जो है एनवायरमेंट जो है, ये कोर ज्योग्राफी के कंटेंट्स है। जीएस 3 में तो आप पक्का 100 से 150 मार्क्स मान के चलो कि आपके हाथ में है ज्योग्राफी अगर कर रहे हो तो। बाकी एसए में वर्क होता है। ज्योग्राफी अगेन इज अ वेरी वास्ट सिलेबस, उसके कंटेंट जो आप एसए में भी यूज कर सकते हो, एथिक्स में यूज कर सकते हो। तो देर इज नो अदर, जीएस 1, 2, 3, 4 चारों में आप ज्योग्राफी यूज कर सकते हो बेसिकली। तो ज्योग्राफी हैज बीन बेनिफिशियल टू मी, है ना। और बाकी क्या है, और कुछ कवर कर सकते हो। टाइम टेबल के बारे में बता दूंगा, ठीक है। टाइम टेबल कैसे बनाना है, आप ना 3 टाइम टेबल बनाओ और स्टिक करो अपने टाइम टेबल से।
और एम्बिशियस एम्बिशियस गोल मत रखना, क्योंकि एम्बिशियस गोल्स कवर नहीं हो पाते। सबको पता है कि आप टारगेट बनाते हो तो 100% कवर नहीं हो जाता, किसी का भी नहीं होता है। तो थोड़े कम एम्बिशियस गोल्स बनाओ। 3 टाइम टेबल कैसे बनाओगे आप? एक रफ टाइम टेबल, नेक्स्ट 3 महीने में आपको क्या-क्या करना है। नेक्स्ट 3 मंथ्स व्हाट यू हैव टू डू। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ आपके दिमाग में है कि 1 मंथ आई विल डू इन दैट अप्रैल मंथ आई वांट टू डू एनवायरनमेंट, आई वांट टू डू इकोनॉमी, जो भी है पॉलिटी, ये सब मैं करना चाहता हूँ, है ना? तो आप इंश्योर करो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप ये कवर करेंगे ही करेंगे। ये आपका पहला ये है, पहला टाइम टेबल है। सेकंड टाइम टेबल क्या होगा आपका? मंथली। जैसे आप मंथली अप्रैल महीने को आप अगर डिवाइड करोगे तो पहले पहले 10 दिन में आपका क्या कवर होगा, फिर नेक्स्ट 10 डेज में क्या होगा, या पहले वीक में क्या होगा, दूसरे वीक में क्या होगा, है ना? तो ये सेकंड टाइम टेबल आपका होगा। इसको आप माइक्रो में डाल रहे हो अभी, ठीक है? तो वो जो एक फ्रेश माइंडसेट में था वो मंथली था कि मई में क्या करना है, अप्रैल में क्या करना है, मार्च में क्या करना है। ये जो है हर एक महीने में आपको डिवाइड कर रहे हो। थर्ड जो है हर डेली वाला आता है, ठीक है? ये आपको सुबह बैठ के बनाना पड़ेगा टाइम टेबल, या फिर रात को सोने से पहले बनाना पड़ेगा। जब आप सुबह उठोगे तो आप बैठ के पहले टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन में मुझे क्या क्या कवर करना है। आज मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है? बहुत एम्बिशियस मत रखो। 10 आवर्स के हिसाब से आपका जितना हो रहा है वो उतना कर लो, कि मुझे आज लक्ष्मीकांत एक दिन में खत्म करना है। इम्पॉसिबल है एक दिन में खत्म करना, है ना? तो थोड़े और अगर आपको एक सब्जेक्ट नहीं बन रहा है ना, तो मैं ऐसे करता था कि मुझे 2 घंटे से ज्यादा एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता। जैसे पॉलिटी मैंने उठा लिया, 2 घंटे से ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता। मुझे उसमें रिटर्न्स कम ही मिलेंगे 2 घंटे के बाद, सब कुछ बाहर जाने लगेगा। तो मैं इंश्योर करता हूँ कि 2 घंटा में अगर, फिर उसके बाद या टेस्ट दूंगा कोई, मतलब टेस्ट में एक साथ 100 क्वेश्चन नहीं दिया तो एटलीस्ट 20-20 करके मैं 5 बार करके मैं 100 क्वेश्चन खत्म कर देता हूँ, मॉक टेस्ट। अगर टेस्ट नहीं दे रहा हूँ तो मैं कुछ और सब्जेक्ट उठा लूंगा, जैसे पॉलिटी पे जाऊंगा, जैसे ज्योग्राफी पे जाऊंगा, एनवायरनमेंट पे जाऊंगा। तो ऐसे करके ना आप दिन को डिवाइड कर सकते हो। एक ही सब्जेक्ट पकड़ के चल रहे हो तो शायद आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, ठीक है? और बाकी यूट्यूब पे तो कंटेंट है ही आपके पास। मैं कंटेंट के शॉर्ट नोट्स बना रहा था। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा। नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अगर नोट्स में आपका टाइम जा रहा है तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। नोट्स कैसे बनाने हैं? आप एक पेज को ना, ऐसे ऐसे एक पेज है आपके पास, इसको आप या 2 या 3 में कट बंद ये कर दो। जैसे मैं 2 में करता था, बहुत लोग 3 में भी करते हैं। 2 या 3 में आपको ऐसे 3 में बन जाता है ना? तो 3 करके आप नोट्स अभी ऐसे स्टार्ट करोगे। यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, या फिर यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू विल कवर दिस पेज, देन यू विल कवर दिस सेकंड पेज, एंड देन थर्ड पार्ट ऑफ द पेज। इससे क्या होता है, आप एक तो माइक्रो नोट्स बना रहे हो। एक पेज में मेरा एक लेट्स से फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर खत्म हो रहा है, इसमें पॉलिटी का। ऐसे नोट्स बनेंगे आपके एक पेज में, मतलब फ्रंट एंड बैक पकड़ के आप पूरा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर खत्म हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं इसमें कवर कर रहा हूँ, बस सारा नहीं लिख रहा हूँ। पूरा लक्ष्मीकांत इसमें नहीं डाल रहा हूँ। जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो मुझे याद रखने लायक है, जो मुझे एग्जाम में हॉल में खुद से याद नहीं आएगा, मैं लिख रहा हूँ। क्योंकि ये नोट्स मेरे हैं तो मैं उतना ही लिखूंगा जो मुझे एग्जाम में याद आने के लायक होगा, या फिर मुझे लास्ट डे रिवीजन पे यूज होगा। तो नोट्स आप जितने हो सके कम ही बनाओगे। मैंने पॉलिटी के नोट्स इतने में 20 पेज में पूरे लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाए थे, और मैं उसी को रट के जाता था हर साल लक्ष्मीकांत में। उसके बाद फिर से पढ़ा ही नहीं हूँ, मतलब उठा ही नहीं बुक इतनी, बल्कि वो उठाता ही नहीं। तो मेरा 2 या 3 घंटे में पूरा पॉलिटी का सिलेबस कवर हो जाएगा। समझ रहे हो आप? 20 पेज पढ़ने में मुझे 3 से 4 घंटे लगते। तो मतलब पकड़ लो, अगर ब्रेक वेक लगा के भी अगर पूरा दिन भी जा रहा है तो एक दिन में मेरा पूरा पॉलिटी सिलेबस कवर हो रहा है। आज भी अगर मैं प्रीलिम्स दूंगा तो एक दिन में मेरा पॉलिटी कवर हो जाएगा। मेरे पास नोट्स ऐसे बने हुए हैं। मैं नोट्स शेयर भी कर दूंगा, बट आपको शायद मैं उसमें समझ ना आए। कारण ये है कि नोट्स मेरे हिसाब से बने हुए हैं, मेरे माइक्रो नोट्स हैं। मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वही लिखा है मैंने। मुझे जो लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा वही लिखा है मैंने, सब कुछ नहीं लिखा है ना? तो नोट्स ऐसे बनाओ जो आपको लगेगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा स्क्रिबल भी कर सकते हो। नोट्स को आपको बेचने नहीं है कहीं जाके, है ना? तो थोड़ा स्क्रिबलिंग करो, थोड़ा फास्ट लिखो। थोड़ा ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग कलर लेके लिखना है, डायग्राम्स निकालने हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। नोट्स ऐसे होना है कि जब पढ़, जैसे साइड में बुक रखा है, आप पढ़ते जा रहे हो तो आप हाथ चला चला के नोट्स बना रहे हो। ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, मैं बताता हूँ क्यों। एक तो आपका हाथ चल रहा है। आपका जब हाथ चल रहा है ना, तो दिमाग में बहुत जल्दी चला जाता है। और जब सिर्फ पढ़ते हो तो रिटेंशन लेवल बहुत कम होता है। पढ़ के आप लिख रहे हो, उससे रिटेंशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा, है ना? और
एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको फिर से नहीं पढ़ना आपको, जो आपने बुक्स पढ़े थे उसको फिर से नहीं पढ़ना, इसी को पढ़ना है आपको नेक्स्ट टाइम से। तो रेफर कर सकते हो उस बुक को आप जाके, कि कुछ भी अगर डाउट मिला इसमें तो आप उस बुक को रेफर कर सकते हो, बट इस ये आपका ये बन गया बाइबल बन जाएगा आपके नोट्स, तो उसी को रेफर करना। नोट्स बनाते वक्त माइक्रो नोट्स बनाने आपको। मैंने देखा है बहुत लोग अपना बुक भर देते हैं, जो जैसे कोई मार्केट में बुक मिलता है 100-200 पेजेस का, वो बुक भर देते हैं वो लोग नोट से, मतलब एकदम बड़ा बड़ा स्पेसिंग, इतना बड़ा स्पेसिंग कि उसमें और नोट्स बन जाए। आप स्पेसिंग दे सकते हो ताकि आप कहाँ जहां भी आपको लग रहा है कि इसमें एडिशन बनेगा आगे जाके, तो आप थोड़ा स्पेसिंग दे सकते हो, बट मेक श्योर आपके नोट्स माइक्रो है, क्योंकि आपको बल्कि नोट्स आपके सामने दिखेंगे तो आपको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। अगर 4-5 पेज का आपको बन रहा है नोट्स, जैसे मैं आईआर के या फिर कुछ छोटे 2-3 पेज में खत्म हो जाते थे मेरे आईआर के नोट्स, उसमें G7 G20 जो भी पकड़ लो, इंडिया अफ्रीका रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया यूएस रिलेशन, जो भी है सब कवर हो जाता था, है ना। तो आपके नोट्स ऐसे ही बनेंगे और ऐसे ही बनाओ, और आपके नोट्स एक साल नहीं, जितने भी बार मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दो, बट आप क्या पता आपको देने पड़ जाए मल्टीपल अटेम्प्ट्स, और हर बार वो नोट्स काम आएंगे आपके, है ना। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एंड नोट्स हो गया, और क्या कवर कर सकता हूँ मैं? देखो सोशल मीडिया, हाँ मैंने और एक चीज लिखी है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन में आपको कैसे आना है? देखो मेरे लिए डिसिप्लिन क्या था, मेरे लिए डिसिप्लिन था कि फोन से थोड़ा दूरी बनाए रखना। मेरा फोन से मतलब फोन पे गेम्स हो या फिर ट्विटर इंस्टाग्राम पे थोड़ा यूसेज था मेरा पहले, तो मैंने क्या सोचा, अगर इसमें मेरे 3 से 4 घंटे दिन के भी जा रहे हैं, तो मेरे 4 घंटा में वो अगर पढ़ाई में डाल दूंगा तो कितना फायदा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस फोन को ना, ये फोन को मैंने साइड में रख दिया, और मैंने लिया एक छोटा सा फीचर फोन जो सिर्फ कॉलिंग के लिए बना हुआ है, क्योंकि घर वालों से बात करनी है, फ्रेंड्स वगैरह से बात करनी है, तो सब कुछ तो छोड़ के नहीं जा सकते। तो मैंने घर वालों को बोल दिया कि मैं छोटा फोन यूज कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ यूज करना है तो मैं टैब पे यूज कर सकता हूँ, जैसे टेलीग्राम वगैरह यूज करना है तो टैब पे यूज करता हूँ, क्योंकि टैब पे इतना टाइम वेस्ट नहीं होता जितना फोन पे होता है। फोन पे आपने उठा लिए, कुछ देख लिया और वापस हाथ रख लिया, बार बार आप फोन हाथ में उठा रहे हो, जैसे आप टैब के साथ नहीं करोगे कभी, है ना। तो टैब में, और मैंने टैब में भी यूट्यूब मैंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि मैं यूट्यूब पे कुछ देखता नहीं था, ना मैं क्लासेस देखता था ना मैं कुछ देखता था यूट्यूब पे, है ना। मेरे नोट्स काफी थे मेरे लिए, आई ट्रस्टेड माई नोट्स, ठीक है। बाकी बाकी यूट्यूब पे बहुत कुछ है आजकल, कंटेंट वाइज बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि आफ्टर पैंडमिक बहुत बूम हो गया है, जो कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है बहुत ज़्यादा ही है। आपको फिल्टर करने में टाइम लग जाएगी क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो यूट्यूब पे बहुत, एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए आप, मिनिमम सोर्स मल्टीपल रिविजन्स। आपका सोर्स मिनिमम होना चाहिए, आपका कंटेंट शायद मिनिमम होना चाहिए, बट आपको रिविजन्स उसके मल्टीपल होने चाहिए, है ना। तो ये मंत्र आपको बहुत काम आएगा। और नेवर सीक परफेक्शन, परफेक्शन की तरफ भागोगे तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे एग्जाम। आपको एक कहावत है ना, बी मास्टर ऑफ, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन बोलते हैं ना, आपको वही बनना है। आपको सब सब्जेक्ट्स का कुछ कुछ आना चाहिए, आपको एक सब्जेक्ट का सब कुछ आना जरूरी नहीं है, बट सब सब्जेक्ट का कुछ कुछ अगर आ रहा है आपको तो बहुत फायदे में रहोगे आप, है ना। तो वही आपको ऑप्शनल का परफेक्शन बनाना है बेसिकली, बट जीएस में आपको कोई भी टॉपिक्स को आपको परफेक्ट नहीं करना है, आपको बस टच एंड गो टच एंड गो टच एंड गो करना है ना। तो वैसा ही है। अगेन डिसिप्लिन हो गया, फिर क्या बता सकता हूँ, टाइम टेबल, ठीक है। आई विल टेक सम क्वेश्चंस। ऑल्सो मेंस में मैं एक चीज बताना भूल गया, मेंस को आप 3 स्टेज में, 3 स्टेज नहीं 4 स्टेजेस में मैंने डिवाइड करके बताया। फर्स्ट स्टेज वाज टॉपर्स कॉपीज, सेकंड पीवाईक्यू, थर्ड इंस्टीट्यूट के कॉपीज, क्वेश्चन एंड आंसर, एंड फोर्थ वाज खुद से आंसर लिखना इन एन इंस्टीट्यूशन, मतलब टेस्ट सीरीज लगाना। ये हो गया 4 स्टेजेस। मैं बोलूंगा 3 एस्पेक्ट्स क्या है इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग के। पहला है कंटेंट, नॉन नेगोशिएबल, कंटेंट के बिना आपको मार्क्स आएंगे ही नहीं। बट आप अगर 10 में से 4 मार्क्स ही आ रहे हैं आपको, तो 4 से 6 कैसे लाओगे आप? इसका सोल्यूशन है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आप इम्प्रूव करो, आप
वही मैंने बोला, फॉन्ट क्या होना चाहिए, स्पेसिंग क्या होना चाहिए, डायग्राम कहाँ आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए, बॉक्सेस बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, एग्जाम्पल्स को अलग से लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है। सेम कंटेंट को आप अलग अलग प्रेजेंट करोगे तो अलग अलग वे में आपको मार्क्स मिलेंगे, अलग अलग मार्क्स मिलेंगे। थर्ड है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कंटेंट, प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, ये है क्रक्स पूरा आंसर राइटिंग का। कंटेंट आपको आपके पास है, अगर आप एक साल भी इस जर्नी में रहे हो, आपके पास इनफ कंटेंट है, तो कंटेंट को बाहर निकालने के लिए आपको आंसर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करना ही करना होगा। प्रेजेंटेशन आप वर्क कर लो, जैसे मैंने बोला कि स्टॉपर से क्या क्या सीखना पड़ता है, उसमें आपको प्रेजेंटेशन पे ही वर्क करना है। कंटेंट तो आपके पास है, जो टॉपर आंसर लिखेगा आपको ऑलरेडी पता है क्या क्या है, आपके पास नॉलेज है उसका, बट प्रेजेंटेशन आप सीख लो उनसे ज्यादा। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% ऑफ द पीपल डू नॉट फिनिश ऑन टाइम सेटिस्फैक्टरली। लास्ट लास्ट को मैं भी वही करता हूँ, लास्ट आधे घंटे में मैं 6 क्वेश्चन मतलब लिखता था, मतलब आइडियली ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं, बट लास्ट आधे घंटे में 30 मिनट्स में 6 10 मार्कर्स लिखता था, विच इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। तो मेंस में आपको इंश्योर करना है कि अगर आपका 15 मार्कर का क्वेश्चन है तो आप 11.5 मिनट लोगे, या फिर 11 मिनट, और आपका 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 7.5 मिनट लोगे। तो 11 और 7.5 मिनट के हिसाब से आपको कितना बन रहा है, 11 नहीं, 10 मिनट, 10.5 एंड 7.5, तो आपके 180 मिनट्स यहीं पे कवर हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा बहुत 5 मिनट आपका इधर उधर चला जाता है, क्योंकि बीच में इन्विजिलेटर आता है, उसको साइन करवाना पड़ता है, तो आप 5 मिनट हटा दो। आपको 175 मिनट्स में थरोली आपको खत्म करना है विद सेटिस्फैक्शन 20 क्वेश्चंस। तो इसके हिसाब से 7 एंड 10.5 इज मोस्ट आइडियल इन माय ओपिनियन, या 7.5 एंड 10। ठीक है, 7.5 मिनट्स इंटू 10 क्वेश्चंस फॉर 15 मार्क 10 मार्क्स, तो 75 मिनट्स हो गए, और 15 इंटू 10 मतलब 10 मिनट्स इंटू 10 मतलब 100, तो टोटल 175 मिनट्स में आपका हो जाएगा पूरा पेपर खत्म। ठीक है, ये आपका आइडियल स्टेट है। इसको मोस्टली आइडियल स्टेट पे हम नहीं पहुंच पाते, थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। तो आप इंश्योर करो कि आप जितना हो सके स्ट्रेटेजीज बनाओ। मैंने वैसे से इस साल क्या स्ट्रेटेजी बनाया था, मैंने 5 क्वेश्चन में 10 मार्कर्स के कवर करूंगा, उसके बाद 10 क्वेश्चन में 15 मार्क के कवर करूंगा, और बचे हुए 5 क्वेश्चन में लास्ट को कवर करूंगा। इससे क्या होता है, आपका एक इंप्रेशन पहले 5 में आपके बेस्ट आंसर्स हैं। तो जब आप पहले आवर में लिख रहे हो तो आप बेस्ट आंसर लिखते हो, बहुत कुछ लिखते हो, लास्ट लास्ट में आप सब कुछ नहीं लिख पाते। तो पहले 5 क्वेश्चन में मैंने अच्छा, मेरा जो नॉलेज है, मैंने इंप्रेस करना है मुझे, वो मैंने डाल दिया। 11 से 20 वाला जो है मैंने, क्योंकि वहां पे मार्क्स फेचिंग है, 15 मार्क के क्वेश्चन है, तो उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तो मैं 11 से 20 पे जाऊंगा, और लास्ट को बचे 6 से 10 क्वेश्चन जो है वो कवर करूंगा, ताकि मुझे उसमें थोड़ा मतलब उसमें थोड़ा ये भी हो जाए, कम भी मिल जाए तो ठीक है, एवरेज भी मिल जाए तो ठीक है, बट ये मेरा स्ट्रैटेजी रहता है। ठीक है, ठीक है। आई टोल्ड यू अबाउट प्रीलिम्स, आई टोल्ड यू अबाउट जीएस। थोड़ा मैं समराइज करूंगा प्रीलिम्स के बारे में। मैंने जीएस में बता दिया क्या क्या करना है, सीसैट में मैंने बता दिया। सीसैट में यार बुक्स के मैं अनजिस्ट सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अनजिस्ट के मैंने थोड़ा बहुत देखा हुआ है, भले ही मैंने एक पूरे मेरे जर्नी में मैंने दो दिन से ज्यादा नहीं दिया होगा सीसैट को, 6-7 साल में। तो अच्छा मतलब मैं आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू सजेस्ट व्हाट इज द बेस्ट बुक इन द मार्केट और बेस्ट स्ट्रैटेजी, बट मैं स्ट्रैटेजी यही बोलूंगा कि 1.5 मिनट वाला आप करके देखो, बहुत फायदे में रहोगे आप। 1.5 मिनट लगा के आप सॉल्व करके देखो, 1.5 मिनट जैसे ही खत्म हो रहा है आप देखो आपका आंसर बन रहा है कि नहीं। तो ये सीसैट में बहुत फायदा है। जीएस का मैंने बता दिया, सीसैट का बता दिया, मेंस का मैंने बता दिया, जीएस 1 2 3 4 में क्या करना है, एसए में क्या करना है मैं बता दूंगा अलग से, ऑप्शनल भी मैं अलग से बता दूंगा, है ना। Again, those who have joined new, I would like to tell that Rahul Patil AIR 224 है ना, 220, इसको आप टेलीग्राम पे फॉलो करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको क्या क्या करना है वहाँ पे। करंट अफेयर्स कवर कर दिया मैंने, न्यूज़पेपर रीड करना है कि नहीं कवर कर दिया, टाइम टेबल कैसे बनाना है, डिसिप्लिन कैसे बनाना है, इंटरव्यू भी थोड़ा बहुत कवर कर लिया। ठीक है, मैप्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो आपको मैप्स तो स्ट्रांग होना ही होना है, और मैप्स जीएस में मतलब प्रीलिम्स में मैप्स बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आजकल, है ना। तो 4 स्टेज में मैंने मेंस आंसर राइटिंग बताया, और 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ आंसर राइटिंग मैंने बताया। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन कैसे नहीं होना है, आपको फोन का त्याग करना पड़ेगा अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, अगर जो भी लग रहा है आपको डिस्ट्रैक्शन दे रहा है, जिस जो भी हो,
चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आपका फ़ोन हो, कुछ भी हो, उसको आपको हटाना है। आपको हटाना ही हटाना है। देयर इज़ नो अदर ये अल्टरनेटिव टू दैट। ठीक है? तो प्लान भी रखना है या नहीं? देखो प्लान भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्लान भी आप रख रहे हो तो आप प्लान ए के बारे में सीरियस नहीं हो, ऐसा नहीं है। प्लान बी इसलिए क्योंकि आप जैसे आप उड़ान भरते हो तो आपको एक नीचे एक ना गद्दा डालोगे तो आप उड़ान अच्छे से भर पाओगे। क्योंकि आप उड़ान मतलब भरते-भरते अगर गिर भी गए आप तो नीचे एक गद्दा है आपके लिए, मतलब आपको बचाने के लिए। ठीक है? तो इंसान जब हमारे पास सेफ्टी हार्नेस होता है तो हम लोग एडवेंचर में अच्छे से कर पाते हैं कवर, है ना? तो दैट सेफ्टी हार्नेस इज योर प्लान बी। अगर प्लान बी आपका नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, बट प्लान बी आपका छोटा मोटा एक रहता ही। जैसे मेरा कॉर्पोरेट में जाने का प्लान था वापस, अगर मेरा फोर्थ अटेम्प्ट में, जैसे मेरा प्लान था कि मैं फोर्थ अटेम्प्ट के बाद छोड़ दूं, तो उसके बाद मेरी फैमिली ने इंसिस्ट किया, बट मेरा प्लान था कि मैं थोड़ा छोड़ दूं यूपीएससी और कॉर्पोरेट में घुस जाऊं, थोड़ा बहुत नौकरी कर लूं और पैसे कमा लूं, ऐसे मेरा प्लान बन रहा था। मेरा दूसरा और एक प्लान भी था, अगर वो भी ना कर पाऊं मैं, तो मैं सोच रहा था कि यूपीएससी में ही कुछ पढ़ाने लग जाऊं, क्योंकि मैंने मेंस दे रखे थे, मार्क्स भी अच्छे आए थे, तो मैंने रखा था कि प्लान कुछ पढ़ाने लग जाऊं यहाँ। ये मेरा प्लान भी। तो प्लान भी अगर है आपके दिमाग में, वो दिमाग में रखो, लेकिन एक कोने में रख दो उसको, उसको आपको फोकस करना ही नहीं है, प्लान ए पे फोकस करना है आपको। लेकिन प्लान बी एक रेडी रहे बस, ताकि आपका मतलब जैसे इंश्योरेंस की तरह काम करता है, जैसे ही कुछ नुकसान, जैसे ही कुछ आपको लॉस हो गया बहुत बड़ा, तो एक इंश्योरेंस की तरह काम करेगा वो, है ना? तो ऐसा है, तो प्लान बी करना। रिवीजन अगेन मैं बोलूंगा कि 3 रिविजन्स ऑफ स्टैटिक सिलेबस प्रीलिम्स तक खत्म हो जाने चाहिए, एंड 2 रिविजन्स ऑफ योर मतलब करंट अफेयर्स। 2 रिविजन मतलब एक रीडिंग और एक रिविजन। 3 रीडिंग्स ऑफ एंटायर सिलेबस 3 महीने में हो जाना चाहिए। अगर 2 भी हो रहे तो ठीक है, 3 इज लाइक आइडियल, 2 हो रहे तो प्रैक्टिकल चलेगा, बट एक रीडिंग के साथ आप जा रहे हो तो नहीं होगा। तो 3 रीडिंग ऑफ स्टैटिक सिलेबस, 2 रीडिंग्स ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है? अगेन और क्या बता दिया, मैं सब बता दिया। डेली, यार डेली देखो नहीं हो पाता, लेकिन नॉट एवरी डे इज सेम। आप एक दिन आपका अच्छा जाएगा, दूसरा दिन आपको बहुत बुरा जाएगा, तो आप ये मत समझो कि एक दिन में आप 14 घंटे पढ़ोगे तो दूसरे दिन भी आप 14 घंटे पढ़ोगे। तो आइडियली आपको 10 घंटा तो देने की सोचो। 10 घंटा दे रहे हो तो वो आपका बन रहा है दिन, है ना? तो 10 घंटे के हिसाब से आप टाइम टेबल बनाओ, 10-12 घंटे से हिसाब से। और 10 घंटा में सब कुछ खाना वाना छोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है? 10 घंटा खाना वाना पकड़ के नहीं। अगर मैं सुबह 8 बजे बैठ रहा हूँ तो मैं मेरा 10 घंटा 12 बजे तक हो जाता है, भले ही 12 बजे तक मेरे 16 घंटे हो रहे हैं, कि 8 से लेके 12 16 घंटे होते हैं, बट 16 घंटे में मैं 10 घंटा थरोली में दे रहा हूँ सिर्फ पढ़ाई में। फोन यूज करना या फिर खाना खाना या फिर ट्रैवल करना या फिर जो भी है, अब मैं उसको हटा के 10 घंटा बोल रहा हूँ। अगर 10 घंटा दे रहे हो तो ठीक है। बाकी आई विल कवर सम क्वेश्चंस, मैं पहले से कवर कर लेता हूँ। आई थिंक हो गया 1 hour 15 minutes हो गया। एनसीईआरटी से स्टार्ट या यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? यार एनसीईआरटी से करना पड़ेगा, बट एनसीईआरटी आपको एक ही बार पढ़ने की जरूरत है। एनसीईआरटी इज लाइक एबीसीडी, आप एक बार एबीसीडी सीख गए तो उसके बाद आप एबीसीडी फिर से नहीं पढ़ते हो, है ना? तो एक बार आपने अल्फाबेट सीख लिए, उसके बाद आप डायरेक्ट वर्ड्स पे जाते हो, वर्ड्स पढ़ने पे जाते हो। तो एनसीईआरटी एक बेस सेट कर रहा है आपका। तो एनसीईआरटी जरूरी है। एनसीईआरटी के भी नोट्स हैं मार्केट में, आप वो भी पढ़ सकते हो। बट एनसीईआरटी कैसा है, आपको एक इंट्रोडक्शन दे देगा कि क्या है यूपीएससी, है ना? एनसीईआरटी मैंने पहले साल में पढ़ा था 2019 में, उसके बाद से मैंने नहीं पढ़ा। ना ही आपको पढ़ने हर साल पढ़ने की जरूरत है एनसीईआरटी, है ना? तो एनसीईआरटी स्किप भी कर सकते हो। आपको कॉन्फिडेंट है कि मैं डायरेक्ट लक्ष्मीकांत उठा के सब समझ जाऊंगा, तो आप स्किप भी कर सकते हो एनसीईआरटी। बट आप पढ़ लो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी कैसे रहती है प्रीलिम्स की? हाँ मैंने बता दी। हिंदी मीडियम से हूँ, कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम वाले बहुत टॉपर्स हैं इस साल, है ना? हिंदी मीडियम मतलब मेंस में भी हिंदी मीडियम से लिखे हुए बहुत टॉपर्स है। मैंने इंग्लिश में लिखा है तो शायद मैं इसमें आपकी सहायता ज़्यादा नहीं कर पाऊँ, बट आप बहुत सारे टॉपर्स आप देख लो गूगल करके कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी। सर हिंदी मीडियम में कैसे प्रिपेयर करें? सेम रिवीजन स्ट्रैटेजी मैंने बता दी। 3 रिविजन्स ऑफ स्टैटिक, 2 रिविजन्स ऑफ करंट अफेयर्स। और शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ जैसे आप पढ़ रहे हो। शॉर्ट नोट्स में आप अलग से टाइम इन्वेस्ट नहीं करो, जैसे ही आप पढ़ रहे हो साइड बाय साइड आप लिखते जा रहे हो। हैंड राइटिंग का ख्याल मत रखो, आपको समझ में आ जाए बस उतना ख्याल रखना।
व्हाट्स योर रिवीजन स्ट्रेटेजी, मैंने बता दिया। 5 मस्ट मंत्रास बता दिए मैंने। 5 मस्ट मिनिमल सोर्सेज, मल्टीपल रिवीजन, डू नॉट रीच परफेक्शन, 20% गिव्स 80% रिजल्ट्स, ये सब मंत्रास ही है। प्रीलिम्स मैंने डिटेल में बता दिया। मिस्टेक्स यू मेड इन द प्रीवियस, हाँ मैं बता सकता हूँ क्या मिस्टेक्स किए मैंने पहले अटेम्प्ट में ना। मतलब मेरा जितने मैंने मॉक्स ज्यादा सॉल्व नहीं किए पहले, मैंने पढ़ाई में ही पूरा टाइम चला गया मेरा। मल्टीपल बाजार से भर भर के लाता था बुक्स और उसको पढ़ने लग जाता था, विच इज रॉन्ग स्ट्रेटेजी। मैंने करंट अफेयर्स भी 2-3 सोर्सेज से उठाए थे कि इनका भी पढ़ लूंगा, उनका भी पढ़ लूंगा, उनका भी पढ़ लूंगा, लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा होगा तो मार्क्स भी आ जाएंगे। नहीं, गलत बात है, कम रखना है आपको। ठीक है, आप 2-3 सवाल के पीछे भाग दौड़ नहीं। अभी जैसे स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आता है कभी ना कभी, है ना, हर 2 साल में एक बार कभी स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आता है। जैसे F1 पे आया था एक साल, माइकल शूमाकर जो भी था क्वेश्चन। तो आप अगर समझो कि आप माइकल शूमाकर के बारे में या फिर F1 देखने लग जाओगे तो कितना टाइम इन्वेस्ट, एक क्वेश्चन आएगा या नहीं वो गारंटी भी नहीं है, लेकिन आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो स्पोर्ट्स देखने में। तो छोड़ दो ना, 1-2 क्वेश्चन आएंगे उससे आपका मैटर नहीं करता है। आपको इंश्योर करना है कि 100 में से आपके 65 to 70 से होने चाहिए आइडियली। प्रैक्टिकली 65 से भी आपका निकल रहा है बहुत इजीली, बट मैं बोल रहा हूँ 65 to 70। बाकी 30 क्वेश्चन जो है उसको आपको कवर करना ही नहीं है, तो ये 30 क्वेश्चन में डाल दो इनको। स्पोर्ट्स जो भी है, आर्ट एंड कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर हर साल छोड़ता हूँ। एक साल मैंने कंटिन्यू कवर नहीं किया आर्ट एंड कल्चर। मुझे पता है आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन आएगा था, और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। अगर बहुत न्यूज में है रिसेंटली तो मैं मार दूंगा अच्छे से, पर अगर मुझे कुछ भी नहीं पता तो मैं छोड़ दूंगा आर्ट एंड कल्चर में। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लिया था मैंने, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख लिया था। बट आर्ट एंड कल्चर मेरा सबसे वीक है, मैं आज भी आर्ट एंड कल्चर के बारे में कुछ नहीं बता सकता, एंड इट हैज सेव्ड अ लॉट ऑफ माई टाइम इन प्रीलिम्स। मैं छोड़ देता था उसको, 3-4 क्वेश्चन के लिए मैं भागता ही नहीं उतना। आप भी मत भागो। आपको लग रहा है कि 3-4 क्वेश्चन के आप पीछे भाग रहे हो और वो बहुत मार्क्स देगा, मत भागो। आपको मेजोरिटी, मैंने जैसे 4 सब्जेक्ट बताए थे, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, अगर ये स्ट्रांग है ना आपका पक्का निकल ही रहा है। अगर ये 100% एक्यूरी है तो निकल जाए। बाकी 5-6 क्वेश्चन सब्जेक्ट जो है उसमें आपको एवरेज भी आ जाएंगे तो वो निकल जाएगा, है ना। तो मत भागो सारे मिस्टेक्स। ये मेरा पहला मिस्टेक था। सेकंड में मैंने क्या किया, सेकंड में मैंने आंसर राइटिंग लिखे ही नहीं। तो जब तक मेंस नहीं निकलता हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स में लगे रहते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, बट जस्ट बिफोर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के बाद अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो आपका प्रीलिम्स में ही लगना गलत बात है। तो आपको अगला पूरा 8-9 महीना मिला है, आपको मेंस अच्छे से कर लो ना। जैसे जून में आपका लेट्स से प्रीलिम्स नहीं निकला है तो आप दिसंबर तक मेंस करो अच्छे से, ऑप्शनल करो, GS 1 2 3 4 करो, है ना। तो ये मिस्टेक मैंने करी थी। तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरा अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं हुआ था, तो मेरा 1-2 मॉक्स दिए थे मैंने मेंस के, और PYQ भी अच्छे से कवर नहीं किया था, तो जाके देखे आया। ज्योग्राफी में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बट बाकियों में कम आए थे। अगेन जी पेपर 3 इसमें क्या हुआ था जी, थर्ड अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखे फिर से, बट थर्ड अटेम्प्ट में मेरा और एक गलती क्या हो गया कि शॉर्ट नोट्स बनाने में पूरा टाइम चला गया, उसको रिवाइज भी कर नहीं पाया मैं अच्छे से, है ना। तो शॉर्ट नोट्स कर रहे हो तो उसको रिवीजन भी करो अच्छे से, 2-3-4-5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा उसको, तब आपके इसमें उतर जाएगा वो, है ना। फोर्थ में क्या किया, अगेन आई टोल्ड यू, फोर्थ में मैं शायद कॉम्प्लेसेंट हो गया प्रीलिम्स को लेके, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, कुछ भी बोल लो, मेरा फोर्थ में प्रीलिम्स नहीं निकला। एंड हाँ, तो जिन लोगों ने मेंस लिखा है पहले, तो प्लीज आप प्रीलिम्स पे भी फोकस करो। ऐसा नहीं कि मेंस लिखने के बाद प्रीलिम्स निकल ही जाता है। फिफ्थ अटेम्प्ट में मेरा दोनों में हो गया सिलेक्शन, ज्योग्राफी में कम थे तो रेलवेज में आ गया मैं। सिक्स और उसके फॉरेस्ट में भी हो गया। सिक्स अटेम्प्ट में सब कुछ अच्छा रहा, तो मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, तो मैंने सारे मिस्टेक्स बता दिए मैंने क्या क्या किए। आप कोशिश, मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ये मिस्टेक्स फॉलो ना करें जो मैंने करे हैं। हरियाणा PCS के लिए बताया सर, नहीं मैंने, सॉरी यार, मैं कर्नाटका से आता हूँ तो मैंने कभी हरियाणा PCS नहीं दिया। आई थिंक आपको सजेस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं हरियाणा PCS के बारे में। आई एम सॉरी, मतलब मैं, अगर मैं नहीं जानता हूँ जो हरियाणा PCS किया होगा, बट आपके बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे हरियाणा PCS के बारे में बताने के लिए। प्रीलिम स्ट्रैटेजी पूरा डिटेल में बता दिया मैंने पूरा क्या करना है, और बाकी जो बचा हुआ है मैं मेरे इसमें बता दूंगा चैनल पे। NCERT अगेन, यस। ज्योग्राफी को कैसे करें, आई टेल दैट इन द
चैनल, क्योंकि यहाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले कम लग रहे हैं मुझे। यूपीएससी के साथ यूपीपीसीएस कैसे करें? साइमल्टेनियसली हो जाता है, जैसे मेंस तो ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है आई थिंक। मेरे जो दोस्त दिए हैं यूपीपीसीएस मुझे बताते हैं कि सब कुछ तो सेम ही है, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। बस थोड़ा क्लैश ना हो जाए एग्जाम्स, उसका ध्यान रहे बस। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से बाहर से आ जाता है क्वेश्चन, उसको कैसा, उसका कुछ उपाय बताएं। देखो बाहर से नहीं आता है, करंट अफेयर्स बेस से आता है। करंट अफेयर्स में जैसे सस्पेंशन ऑफ एमपीज आया, तो सस्पेंशन ऑफ एमपीज पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में नहीं लिखा होगा ना, क्योंकि वो एक रूल है, पार्लियामेंट का रूल है। तो पार्लियामेंट का रूल नहीं है, पॉलिटी सिर्फ लक्ष्मीकांत सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, वो बाकी रूल्स के बारे में नहीं बताता। तो वो आपको थोड़ा कवर करना पड़ेगा करंट अफेयर से, सिर्फ लक्ष्मीकांत से नहीं होता। तो पॉलिटी पीटी 365 से कवर हो जाएगा, है ना, तो वो कर लो आप अच्छे से। As you told, you have talked to UPSC topper and you two have a long journey. So according to your experience, what should I do and which mistakes should I avoid? I told that toppers, again it helped me because मैं एक गलती बताऊं, मैं ना बहुत हेजिडेंट हूँ, मुझे हेल्प मांगने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने पहले 2-3 अटेम्प्ट में किसी से हेल्प मांगी ही नहीं। मुझे लगता था यार मैं क्या ही हेल्प मांगूंगा, और मांगूंगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं अच्छे से। तो उसका एक कारण भी है कि एक इंसिडेंट हुआ था कि मुझसे, मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट में गया था तो मैं एक भैया से, मतलब वारन में, वो राजेंद्र नगर में, एक भैया से पूछा कि भैया थोड़ा बताइए। तो उसने कुछ अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, देख लेना अपना अपना देख ले, ऐसे कुछ बोला उसने। शायद वो परेशान था या फिर वो फ्रस्ट्रेटेड था, पता नहीं, बट उसने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो मुझे वो डर बैठ गया कि मैं किसी से हेल्प मांगने जाऊंगा तो वो हेल्प नहीं करेगा। तो 3-4 साल तक मैंने किसी से हेल्प ही नहीं मांगा, अपने ही गलतियों से सीखता गया। बट ऐसे ना करें, जितना हेल्प हो सकता है मांग लें, चाहे आपको रिजेक्शन मिले वहाँ पे, तो आप, बट आपका हेल्प सीख करना जरूरी है। ठीक है, मैं जितना हो सके मेरी तरफ से हेल्प करूंगा मेरे चैनल से। एलिमिनेशन का मेरा रॉन्ग ही होता है लास्ट 2 ऑप्शन में, यस, ये रॉन्ग होता ही जाएगा आपका। बट आप जितने मॉक्स दोगे आप इंप्रूव होते जाओगे, और 50 to 70% एक्यूरेसी आपकी आ जाएगी उसमें, मैं बता रहा हूँ आपको। और एक 10-20 मॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 50 मॉक्स की बात कर रहा हूँ। 50-60 मॉक्स के बाद आपका वो एक्यूरेसी लेवल बढ़। लास्ट 2 में गलत होना ये बहुत गुस्सा देता है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट पहुंच गए और आपके उसके बाद गलत हो रहे हो। तो उसमें थोड़ा लॉजिक यूज करना होता है, जो आप मॉक्स के साथ सीख जाओगे कि ये लॉजिक कहाँ लगता है, वो लॉजिक कहाँ लगता है। सर मेरा फाउंडेशन किया हुआ है सारथी आईएएस में, लेकिन मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया और कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। एक्स्ट्रा एंड सीसैट प्रिपेयर नहीं किया, प्लीज गाइड। ठीक है, नोट्स नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, आप जो भी आपके क्लास नोट्स है फाउंडेशन कोर्स के, उसको रट लो अच्छे से। या फिर यार कंसाइज नोट्स भी मार्केट में मिल रहे हैं, लक्ष्मीकांत के भी कंसाइज नोट्स मिल रहे हैं, स्पेक्ट्रम के भी कंसाइज नोट्स मिल रहे हैं, तो आप वो भी उठा सकते हो ना, आपके पास अगर टाइम नहीं है कुछ करने को ना, तो आपको अभी बस लो हैंगिंग फ्रूट्स को उठाना है और जाना है ना। लो हैंगिंग फ्रूट्स मतलब 20% कवरेज, 80% रिजल्ट्स। अगेन आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, अरे आंसर राइटिंग बहुत हेजिटेंसी के साथ आता है, बट मुझे आज इस लेवल पे पहुंच गया हूँ कि मुझे आंसर राइटिंग इतना इंटरेस्ट देता है कि मैं कुछ और ना पढ़ो, बट आंसर राइटिंग लिखने बोलो तो मैं आंसर राइटिंग अभी से बैठ के लिखूँ। तो एक एक लेवल ऑफ हेजिटेंसी के बाहर आप आना पड़ेगा आपको। तो जितना हो सके ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। मैं तो पूरा आंसर लिखने में मुझे भी इच्छा नहीं होती, बट ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ उसको मैं आंसर करने के पॉइंट्स में। ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करना है मैं छोटे से मैं बताता हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब आपको एक, अभी ये पूरा पेज है ना, एक 15 मार्क का क्वेश्चन मेरा ब्रेन स्टॉर्मिंग से आधा पेज ही भरेगा, मतलब इतना पार्ट मेरा ब्रेन स्टॉर्मिंग से भरेगा। इतना पार्ट जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करूंगा तो 15 पेज का कंटेंट इतने में भर जाएगा। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या करता हूँ, इंट्रो लिख देता हूँ। इंट्रो में क्या लिखूंगा बस लिखता हूँ, जैसे इंट्रो स्टार्ट अबाउट इंडिया हेल्थ सिस्टम या फिर डॉक्टर रेशियो जो भी है। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग पॉइंट 1 ये मुझे पता है मैं क्या लिखूंगा एग्जाम में, बट मैं यहाँ नहीं लिखूंगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्योंकि मुझे ऑलरेडी वो पॉइंट आ रखा है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसे होती है, आप रिकॉल करते हो बहुत सारी चीजें, और इसमें टाइम बहुत, जैसे आपको 10 मिनट लगता है 15 मार्क का क्वेश्चन लिखने में, आंसर लिखने में, बट यहाँ पे आपका 2 या 3 मिनट में हो जाएगा। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग से आप पूरा पीवाईक्यू कवर कर सकते हो, है ना। तो आपको 3-3 घंटा एक एक पेपर में नहीं देना पड़ेगा। तो 10 साल के पीवाईक्यू के हिसाब से आपके पास 40 क्वेश्चन पेपर बन जाएंगे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन पेपर आपको खत्म करने में इमेजिन करो कितना टाइम लगेगा। वो सब मत करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग में घुस जाओ। पीवाईक्यू के लिए मैंने यार ये बुक पढ़ी थी, रेड बुक आती है फोरम आईएएस की, उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज किया है सब्जेक्ट वाइज के सिलेबस की कीवर्ड्स को ही सब्जेक्ट्स बनाया और सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया है।
तो रेड बुक उठा लो, उन्होंने अच्छे से करा। विशाल पब्लिकेशन की मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि उन्होंने कंपार्टमेंटलाइजेशन अच्छे से नहीं किया है। ऑप्शनल के लिए मैं विशाल की पढ़ता हूँ क्योंकि उन्होंने कंपार्टमेंटलाइजेशन अच्छे से किया है। विशाल पब्लिकेशन की एक पीवाई की बुक आती है ज्योग्राफी ऑप्शनल की, वो उठाओ। और जीएस के लिए रेड बुक उठाओ फोरम आईएएस की, मार्केट में नहीं मिलेगी तो ऑनलाइन मिल जाएगी। मिस्टेक्स यू मेड इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स एंड हाउ यू रेक्टिफाई। हो गया क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए? यार यूपीएससी के हिसाब से देख लो, अगर एक बैकअप ऑप्शन रहना जरूरी है। जैसे मैंने आर्ट्स नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि इंजीनियरिंग करूंगा तो ज्यादा बैकअप ऑप्शंस खुलेंगे मेरे, तो मैंने इंजीनियरिंग करी। आपको लग रहा है कि आर्ट्स करने के बाद आपको मतलब ह्यूमैनिटीज लेके आपको लग रहा है कि आपका आगे मन बदल जाए, यूपीएससी करने का मन ना करे, तो आप स्विच कर सकते हो, तो आप ह्यूमैनिटीज ले लो। आई एम 29 विद द जॉब, शुड आई ट्राई यूपीएससी? पॉसिबल है सर, मुझे सिर्फ 5 आवर्स मिलता है, इनफ है। अगर आप 29 हो और आपके पास जनरल मेरिट में हो तो आप 3 साल है आपके पास, मोर देन इनफ है। आप मतलब एक दो अटेम्प्ट तो बन ही जाएंगे आपके तब तक, है ना? तो वो अगर आप कैटेगरी से हो तो शायद आपके पास और भी टाइम मिल जाए, है ना? तो आप कर सकते हो और आपको रिजाइन करने की भी जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी। आई वोंट सजेस्ट, बट टेलीग्राम पे बहुत बहुत सारे क्लासेस है, आपको पता है कैसे क्लासेस मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं, है ना? तो दैट्स नॉट माय सजेशन, बट आपको अगर लग रहा है तो करना चाहिए तो कर लो, या फिर आप क्लासेस लगा लो कोई, या एड सारथी वगैरह में कुछ लगा सकते हो। सर मेंस में पीवाईक्यू कितने साल के 10 के करने चाहिए? सर स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स बता दिया, मैगजीन कौन सा पूरा करना चाहिए बोल दिया, पीटीसी 65। पीवाईक्यूज एनालाइज कैसे करने चाहिए? ओके, पीवाईक्यूज मैंने बता दिया आपको। पहले टॉपर्स कॉपी, फिर पीवाईक्यू, उसके हिसाब से आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, फिर आपको इंस्टीट्यूट के पेपर्स उठाने, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है, मतलब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना है। ऐसे के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी चाहिए मैं इसी का बता दूंगा यार अलग से। सर न्यूज़पेपर नेसेसरी है? नेसेसरी तो नहीं है, बट साल भर नेसेसरी है, प्रीलिम्स के टाइम पे नेसेसरी नहीं है, छोड़ दो उसको। Any advice to one attempter which they should focus upon which increases possibilities? मैंने बताया प्रीलिम्स में 4 सब्जेक्ट पे फोकस करो, मेंस पे मैंने 4 स्टेजेस में बताया कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इंटरव्यू में भी बताया पर्सनालिटी का खेल है। सारे कोर्स सब्जेक्ट से बेस्ट टीचर का नाम बता दो। सर नहीं बताया, मैंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं करी है, मैंने अपने रीडिंग पे रिलाई किया है, तो मैं उतना ही बता पाऊंगा आपको। ठीक है सर, हाउ टू मैनेज विद कॉलेज? कर सकते हो आप, 2-3 घंटे भी निकाल रहे हो तो काफी है आपके लिए। I entered college last year and haven't made any friends yet. This isolation has been affecting me. I have now developed fear of public speaking. How do I overcome this? आ जाएगा यार, आप दोस्त बनाओ ऐसा नहीं कि यूपीएससी जर्नी में, और एक बता दूं आपको, यूपीएससी जर्नी में आपको आपकी खुशी भी इम्पोर्टेंट है, तो आप दोस्त बनाएं, दोस्तों के साथ डिस्कस करें। यूपीएससी के दोस्त है तो यूपीएससी, अगर नहीं है यूपीएससी के दोस्त तो आप नॉर्मली दोस्त के साथ, लेकिन आप इसी में इतना मगन मत हो जाओ कि खो जाओ, पर बाहर की दुनिया से आप खो जाओ, ये नहीं होना आप। मेरा पास फोन था, लेकिन मैं फोन पे घर वालों से बात करता था, फ्रेंड्स लोगों से बात करता था उस पे, छोटे वाले फोन से। हाउ डज कॉलेज मैटर इन इंटरव्यू? डज एवरेज इफेक्ट? नहीं यार, कॉलेज मैटर नहीं करता। आप आईआईटी से हो, और अगर आप आंसर अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आपका मार्क्स नहीं आएगा। भले ही आपको फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में आईआईटी से हो बोलने में अच्छा लगेगा, या फिर आपके डैफ में अच्छा लगेगा कि आईआईटी बॉम्बे से है या आईआईटी दिल्ली से है, बट अगर आप अच्छे से आपको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ऑफ नो यूज। साइंस एंड टेक के लिए क्या सोर्स है? यार साइंस एंड टेक के लिए तो मुझे भी आज तक सोर्स नहीं मिला। मैं मेंस पीटी 365 कवर करता था अच्छे से, और थोड़ा बहुत गूगल कर लेता था उधर से, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत गूगल कर लेता था, आरएनए डीएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी क्या है, ये क्या है, ठीक है। डू यू रीड एवरीथिंग पीटी? हाँ यार, मोटा छोटा मोटा सब पढ़ लेता हूँ क्योंकि बहुत छोटा बुक है, कवर हो जाता है। हिस्ट्री बुक लिस्ट? यार हिस्ट्री बुक लिस्ट देखो, स्पेक्ट्रम है। एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए मैंने एक कोई एक मार्केट से उठाई थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा। आई टेल एवरीथिंग इन द टेलीग्राम चैनल, ऑल द बुक्स एंड स्ट्रेटजीज। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन तो कैसे तैयार करें सर, टफ लग रहा है। यार भाई ये लक्ष्मीकांत है, लेकिन लक्ष्मीकांत मेंस में काम नहीं आएगा। काम आएगा आर्टिकल्स वगैरह लिखने में, बट ज्यादा काम नहीं आएगा क्योंकि मेंस की क्वेश्चन अलग है। उसके लिए आपको प्रहार पढ़ना पड़ेगा, या फिर विजन का वो वैल्यू एडेड मटेरियल्स वीए हम आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो लक्ष्मीकांत से आप मेंस नहीं लिख पाओगे।
आंसर राइटिंग में पूरा ब्लैंक हो जाता हूँ सर, हाउ टू इम्प्रूव। यार ये नॉर्मल है स्टार्टिंग में ब्लैंक हो जाना, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत गूगल कर लो, थोड़ा बहुत चैट जीपीटी कर लो, आपको कंटेंट नहीं आ रहा है तो, लेकिन थोड़ा हेल्प आपको उससे रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से ना। तो लेकिन ये जो गूगल करने का जो स्ट्रेटेजी है वो आपको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको यू हैव टू गो फुल्ली ऑन, रिलाई फुल्ली ऑन योर दिमाग में जितना है ना। 5 मंत्रास फॉर बोल दिया मैंने। सर एंशियंट हिस्ट्री के लिए बताइए, शर्मा कितनी, आर एस शर्मा की। यार आर एस शर्मा नहीं पढ़ी थी मैंने, कोई कंपाइलेशन पढ़ी थी। हाउ डू यू डील विद सब्जेक्ट अप्रोच एंड द रिवीजन, मैंने बता दिया। इस कोचिंग इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट यार। अगर आपको ऑप्शनल के लिए कोचिंग लगाना है तो लगा सकते हो, बट जीएस के लिए आई डोंट थिंक कोई अच्छा कोचिंग है। बट ठीक है, एड्स आती वगैरह आजकल बहुत मार्केट में है, तो देख लो। मैंने कभी नहीं देखा उनकी क्लासेस, तो मुझे नहीं पता कैसे है, बट बहुत लोग देखते हैं। तो मैंने कोई कोचिंग नहीं करी, मैंने फर्स्ट ईयर में करी थी कोचिंग शब्बीर सर के यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए, बाकी कुछ कोचिंग नहीं करी यार मैंने, ना यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा हूँ आज तक। इस सारथी आईएएस जीएस मॉड्यूल गुड एंड इनफ, हाँ मैंने जितना सुना है बहुत अच्छा है उनका जीएस मॉड्यूल, कर सकते हो आप उसको फॉलो, या फिर प्रहार तो है ही आपके पास। फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, अगेन आई हैव टोल्ड यू सर, लॉन्ग सीटिंग से बैक पेन हो रहा है, क्या किया जाए। यार देखो, उसके लिए ना ये आता है, मतलब एक रेस्ट आता है, मतलब लगा सीट पे रख के आप उसमें बैठ सकते हो, या फिर पीछे भी एक रेस्ट आता है, या फिर आप सीट वगैरह चेंज करके देख लो, चेयर वगैरह चेंज करके देख लो। सर लॉन्ग, ठीक है। हाय सर, हाउ मच डज कॉलेज नेम मैटर, वो बता दिया मैंने, ठीक है। आई थिंक आई हैव कवर्ड। व्हाट इज योर टेलीग्राम चैनल नेम। यार इट्स राहुल पाटिल AIR 224। मतलब अभी मुझे सर्विस नहीं पता क्या मिल रही है, तो मैंने AIR 224 लगाया है, जब सर्विस आएगी तो लगा दूंगा IAS IPS जो भी है। राहुल पाटिल, ठीक है, AIR 224, ठीक है। ये मैंने अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं उसका ये बता देता हूँ। राहुल पाटिल 224, अगर ये आप सर्च भी करोगे ना, ए आर हटा दो, राहुल पाटिल 224 अगर इतना भी सर्च करोगे, जैसे मैं बता दूं राहुल पाटिल 224, अगर ये आप इसमें सर्च करोगे तो ये भी आ जाएगा ना। AR हटा दो। सर हिंदी लैंग्वेज पेपर हिंदी वाले कैसे करें। यार आई एम नॉट ऑफ मच हेल्प इन हिंदी, बट पता नहीं, मतलब देर आर टॉपर्स हु हैव क्लियर्ड फ्रॉम हिंदी मीडियम, सो उनसे आप पूछ सकते हैं। बट लेट्स सी इफ आई कैन गेट समवन ऑन माय चैनल हु हैज क्लियर्ड फ्रॉम हिंदी, आई विल गेट दैट पर्सन एंड आस्क हिम टू एक्सप्लेन, हिम और हर टू एक्सप्लेन। सर सी सेट के लिए अगेन वही है, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, टाइम मैनेज अच्छे से करो, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको 80 में से। ठीक है, बाकी हो गया। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ज्योग्राफी आई विल कवर इन माय चैनल, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आल्सो आई विल कवर। ऐसे भी मैंने थोड़ा बहुत कवर नहीं, थोड़ा बहुत बता दिया, बट आई विल टेल इन डेप्थ, क्योंकि बहुत बड़ा है ऐसे, उसी में 1 घंटा जाएगा, एंड ज्योग्राफी के लिए भी 1 घंटा जाएगा, तो आई केप्ट इट वेरी ब्रीफ। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से एग्जाम दें। ऑल द बेस्ट। एंड कुछ भी हेल्प चाहिए, आई एम देयर ऑन टेलीग्राम। आप मैंने उसमें एक ग्रुप चैट ओपन रखा है मेरे चैनल पे, उसमें जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, है ना। आप कितने टाइम तक कंसिस्टेंट रहे, कितने टाइम तक कंसिस्टेंसी, देखो यार 7 साल लग गया मुझे, 2019 से लेके 2026 तक 7 साल लग गया, तो कंसिस्टेंट बोल सकते हो। बीच में एक अटेम्प्ट फेल हो गया, 22 वाला, 24 वाला अटेम्प्ट दिया नहीं मैंने, तो हाँ 24 वाला अटेम्प्ट नहीं दिया, उसमें थोड़ा फायदा हो गया, क्योंकि 4-5 साल आप पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूअस, तो आपको एक ब्रेक की जरूरत होती है, जो मैंने, मुझे लगा कि मुझे लवासना जाने के बाद मिली, तो या लवासना में मुझे ब्रेक मिला, और अच्छा ब्रेक मिला, और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज भी शायद आ गए, जिसकी वजह से मैं इस साल 201 ले पाया ऑप्शनल इंटरव्यू में ना, तो बहुत मैटर करता है। 6th 10th की एनसीईआरटी कितनी वर्थ है, उतनी वर्थ नहीं है। देखो एनसीईआरटी अगर टाइम है तो अभी मत करो यार, अगर इफ यू आर गिविंग दिस अटेम्प्ट, एनसीईआरटी इज नॉट योर फर्स्ट, नॉट, यू शुड नॉट गो फॉर एनसीईआरटी नाउ। लेकिन आप अगले अटेम्प्ट कर 27 तक, 27 का आपका प्लान है, तो आप एनसीईआरटी कवर कर लो एक बार, मेरे हिसाब से 1-2 महीने में आपकी पूरी एनसीईआरटी हो जाएंगे। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पकड़, नोट्स मत बनाओ एनसीईआरटी के, नोट्स मत बनाओ, बस पढ़ते जाओ, बस एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, क्योंकि एक फाउंडेशन की तरह काम करता है।
I have one question: how to make notes for mains? I have one approach: making multi-dimensional note making is correct format. Please tell me. Okay, देखो मैंने बता दिया नोट्स, बहुत माइक्रो नोट्स बनाने हैं आपको। एक पेज में पूरा, जैसे लक्ष्मीकांत का पूरा फंडामेंटल राइट्स मैंने एक पेज में खत्म किया। इंपॉर्टेंट चीजें बस आएंगी उसमें जो मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट्स मेरे हैं तो मेरे हिसाब से बनेंगे ना, तो ऐसे आपके नोट्स आपके हिसाब से बनेंगे, आपको जो इंपॉर्टेंट, बाकी कोई पढ़ेगा तो शायद उसको समझ में ना आ जाए। तो नोट्स ऐसे बनाओ जो आपके हिसाब से है और आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो एग्जाम से पहले आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इंटरव्यू स्ट्रेटेजी बता दूंगा यार। इंटरव्यू स्ट्रेटेजी मैं अलग से बताऊंगा क्योंकि अभी इंटरव्यू का टाइम है नहीं। इंटरव्यू के लिए तो बहुत लोग हैं, इंटरव्यू में बता दूंगा अलग से, है ना। अगर कोई फॉरेस्ट का इंटरव्यू दे रहा है तो मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर देना ग्रुप पे, आई विल हेल्प दैट पर्सन। या फिर अगले, अभी इंटरव्यू तो है नहीं तो इंटरव्यू पे फोकस ना करें। मैं आई इट्स माय सजेशन, प्रीलिम्स पे फोकस करो और प्रीलिम्स के बाद मेंस पे फोकस करो। आई विल गिव द इंटरव्यू स्ट्रेटेजी। जुलाई 2024 से स्टार्ट की प्रिपरेशन, बट टुडे आल्सो आई हैव नॉट कंप्लीटेड 50% सिलेबस। हो जाना चाहिए यार एक साल में, बट अगर आप बहुत कुछ करने को कोशिश कर रहे हो तो शायद ना हो जाए, है ना। तो आप लिमिटेड सोर्सेज पे फोकस करो एंड कवरेज हो जाएगा। 50%, जैसे मैंने बोला कि आपको 100% तक जाना ही नहीं है, तो 50% सिलेबस भी आपके लिए काफी है। उसको थोड़ा और करके 60, 70, 80% तक ले जाओ, बट 100% तक जाना नहीं है। मल्टी डायमेंशनल नोट्स इज करेक्ट। जैसे आपको प्रहार में मिलेगा वैसे वैसे ही नोट्स बनाने हैं। प्रहार में अच्छे से नोट्स वाइज ही उन्होंने कंटेंट दिया है। हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, यार डिस्ट्रैक्शन तो अवॉइड करना पड़ेगा, ये आपके हाथ में है, कोई बोल के नहीं होगा। मैंने जैसे मेरा डिस्ट्रैक्शन मैंने हटा दिया, इसको हटा दिया था मैं, ठीक है। चलो, आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। और कुछ है तो बाकी आई विल कवर इन माय टेलीग्राम चैनल, है ना। बाकी और एक मिनट, आई होप द सेशन वाज यूजफुल एंड यू गाइस लर्न समथिंग। आई एम सॉरी, मुझे बोला गया था कि थोड़ा हिंदी में ज़्यादा अनुवाद करें तो मैंने हिंदी में किया, भले ही मैं कर्नाटका से हूँ, मेरा हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। आई होप आई वॉज गुड इनफ इन दैट। बाकी या तो ठीक है, आई थिंक इट्स टाइम आई आस्क द एडिटर टू स्टॉप द स्ट्रीमिंग। तब तक मैं आई जस्ट आंसर सम क्वेश्चंस। सर 2028 अटेम्प्ट देना है यार, आपके पास बहुत टाइम है, 3 साल है आपके, 2 साल है आपके पास मिनिमम। तो अच्छे से करो, पहले एनसीईआरटी कवर करो 2-3 महीने में, उसको छोड़ दो और बेसिक बुक्स पे आ जाओ, लक्ष्मीकांत वगैरह, स्पेक्ट्रम वगैरह। उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ छोटे छोटे एकदम, और उसको ही रटो, और आपका निकल जाएगा 28 में श्योर, फॉर श्योर। प्रीलिम्स, मेंस, और मेंस का स्ट्रेटजी मैंने बता दिया है आपको, ये यूट्यूब वीडियो रहेगा आपके पास तो पीछे जाके देख सकते हो आप। एसएससी में ग्रुप सी में सिलेक्शन हो गया है, मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, मेरा टारगेट यूपीएससी। आई थिंक ज्वाइन करके भी आप पढ़ाई कर सकते हो, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको नहीं दे सकते एग्जाम, तो ज्वाइन कर लो एसएससी में। बट अगर आप नहीं चाहते कि मतलब आप कॉर्पोरेट में अच्छे अच्छे इसमें हो, अच्छे कंपनी में हो, तो शायद आप स्किप भी कर सकते हो, बट गवर्नमेंट जॉब है, आप ज्वाइन कर लो, बाद में आप यूपीएससी करते रहो, तो किसने रोका है। सर व्हाट इज द मेन पॉइंट दैट बिकम्स यू फ्रॉम एस्पिरेंट टू ऑफिस? यार मैंने सब कुछ बता दिया आई थिंक। एक दिन का बात नहीं है यार, मतलब 7 साल लगे उसको, बट या इट डेवलप्स ओवर टाइम। मैं मेरे पूरे 20s चले गए ऑलमोस्ट इस जर्नी में, है ना। तो एंजॉय भी करो यार, मैंने थोड़ा एंजॉयमेंट पे रोक रखा था, बट आई वुड सजेस्ट कि एंजॉय भी करो, थोड़ा बहुत घूमो। मतलब घूमो मतलब ऐसा नहीं कि हर हफ्ते में चले गए, महीने में या फिर 2 महीने में एक बार एक दिन निकालो, बाहर जाओ, थोड़ा टहल घूमो, मतलब अपने रीजन से बाहर जाके आओ, थोड़ा बाइक वाइक लेके निकल जाओ, अच्छा लगेगा। बिकॉज ये एग्जाम ना मैराथन है, एक रेस नहीं है। आप रेस में आप जल्दी खत्म करते हो, मैराथन में क्या आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है, थोड़ा बीच बीच में थोड़ा ब्रेक दे के करना पड़ता है। तो आई थिंक उससे हो जाएगा, थोड़ा ब्रेक्स लो। इतना भी पुश मत करो कि फैटिक हो जाए जल्दी, थोड़ा ब्रेक्स। मैं संडे को अपने आप को थोड़ा क्या करता था कि मेरा अगर पूरा हफ्ता अच्छे से गया है तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड करता था एक मूवी के तौर पे, है ना। तो मेरे को मूवीज देखने का बहुत शौक है, बट मैंने पिछले 5-6-7 साल में मूवीज कम देखी है। बट एक ही मुझे मोटिवेट करता है कि अगर मैं पूरे हफ्ते में अच्छे से कवर कर लूंगा सिलेबस,
या फिर जो भी मेरा टारगेट है कवर कर लूंगा, तो मैं एक मूवी देखूंगा। ये मेरा रिवॉर्ड है मेरे खुद, मतलब खुद के एफर्ट्स को, है ना। तो आप लोग भी ऐसे कुछ रिवॉर्ड्स रख सकते हो संडे को। जैसे किसी का मन करता है पिज्जा खा लूं, किसी का मन करता है कहीं जाऊं, तो ऐसा कर सकते हो। प्री टू मेंस ट्रांजिशन वही है, अगेन मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, प्री इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन। स्पेसिफिक चेयर तो नहीं है यार, बट 2-3 हजार तक बहुत अच्छे चेयर्स आ जाते हैं। थोड़ा इन्वेस्ट कर लोगे तो बहुत आई थिंक हेल्पफुल रहेगा। 3 हजार, 2-2.5 हजार तक बहुत अच्छे चेयर्स आते हैं जो रिक्लाइनिंग होते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, है ना। तो ले सकते हो, बट चेयर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप 10 घंटे 12 घंटे चेयर पे बैठ रहे हो, तो थोड़ा चेयर इंपॉर्टेंट बन जाता है, बैठ के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। I'll see you guys on Telegram channel, and it was nice talking to you. And those who stayed for almost 2 hours, thank you. Boring raha तो sorry for that. And I hope I inspired you. I hope मैं फोटोज वगैरह डालता रहूंगा लवासना के, जो पहले लवासना किया वो भी डाल दूंगा, और जो नए लवासना। टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, वैसे आप फॉलो कर सकते हो। राहुल पाटिल AIR 224 ऐसे चैनल है, इन केस यू वांट टू गेट इंस्पायर्ड बाय फोटोज ऑफ लवासना समथिंग लाइक दैट, है ना। वो भी कर सकते हो। बट आप इंस्टाग्राम नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं था इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे मत आओ, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। टेलीग्राम पे रहो, टेलीग्राम पे मैं स्ट्रेटेजीज बताते रहूंगा, है ना। ओके, ऐसे स्ट्रेटेजी में बता दूंगा यार चैनल पे। राहुल पाटिल 21224, राहुल पाटिल 224, इस पे आप फॉलो कर लो, मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बता दूंगा। ठीक है, सलीमुद्दीन, सॉरी आई कैन नॉट टेक नेम्स। यस, ऐसी स्ट्रेटेजी आई विल टेल देयर। ठीक है, चलो, इट वाज नाइस टॉकिंग। आई एम सॉरी इफ आई मिस सम क्वेश्चंस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जर्नी बहुत अच्छी रहेगी आपकी, और वंस यू क्लियर दिस एग्जाम, इट्स ऑल रोजी। ठीक है, इट्स ऑल रोजी, इट्स ऑल ब्यूटीफुल। ठीक है, बट दोस्तों से क्लोज रहें, पेरेंट्स से क्लोज रहें, किसी को मतलब उनके साथ चलें, किसी को ऐसे अलग ना करें। डोंट बी आइसोलेटेड फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, ऑल द बेस्ट, डू वेल। ठीक है, आई एम एंडिंग द स्ट्रीम हियर। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।